नमस्कार दोस्तों, काके टॉक्स पॉडकास्ट में एक बार फिर से आप सारे लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सारे लोग मस्ती में होंगे, मजे में होंगे और कर टैरिफ के गुरु ट्रम्प साहब ने हाउडी मोदी कह ही दिया है। आज हम सुर्खियां पढ़ने नहीं, तोड़कर समझने वाले हैं। हेडलाइन कहती है टैरिफ, ग्राउंड रियलिटी कहती है आपकी जेब। आज दोनों को आमने सामने बिठाएंगे। एक तरफ मैंने वार रोकी, मुझे नोबेल दो, दूसरी तरफ 25% टैरिफ, दोनों साथ साथ कैसे? आज हम लोग बैठ के डिकोड भी करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन टैक्स, इकोनॉमी और डिप्लोमेसी की इस जुगलबंदी को आज जड़ से समझेंगे। टैरिफ वॉर, जीएसपी खत्म, ऑपरेशन सिंदूर, नोबेल चाहिए 25% और फिर 50% की धमकी। अखबारों की कतरनी में यही लिखा था और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में मीडिया इसी पर चिल्ला रही थी। पर असल कहानी क्या है? माइक्रोफोन के इस पार और डिप्लोमेसी के उस पार क्या चल रहा था? अमेरिका का नया दांव या भारत पर भारी टैरिफ? चीन से शुरू हुआ और भारत तक पहुंचा ट्रेड का तूफान, या पीएम की शांति डिप्लोमेसी या पावर पॉलिटिक्स? कहानी यहीं से तगड़ी होती है। कभी कहा गया मैंने इंडिया पाकिस्तान की जंग रुकवाई पर नोबेल मुझे नहीं मिलेगा। कभी बोला गया भारत दुनिया के सबसे ऊंचे टैरिफ वाले देशों में है, टैक्स। और उधर दिल्ली ने कूल हेडेड डिप्लोमेसी से जवाब दिया, कहीं रूसी तेल का गणित, कहीं एशियाई कार्ड, चीन, रूस, जापान का बैलेंस और बीच में क्वाड की केमिस्ट्री बनाम ब्रिक्स की ज्योमेट्री। आप और हम इस पॉडकास्ट में ये सब फुर्सत से, पर फालतू नहीं, डेटा, टाइमलाइन और ग्राउंड रियलिटी के बीच खोलेंगे। कौन सच बोल रहा था, कौन ऊंची आवाज में इमेज बनाता रहा। 25% टैरिफ का असली भार किसके कंधों पर पड़ा? अमेरिकी कंज्यूमर या भारतीय एमएसएमई? और ऑपरेशन सिंदूर डरावनी हेडलाइन था या डिटेंस का सबक? और अब आज के हम अपने मेहमान से, ऐसे शख्स से जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को सिर्फ कोर्स में नहीं, कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर रवि दत्त वाजपेयी, सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची से जुड़े विद्वान, जिनके लिए वर्ल्ड पॉलिटिक्स कोई टीवी डिबेट नहीं, जीवित इकोसिस्टम है। अकादमी दुनिया में इंटरनेशनल रिलेशंस, भारत चीन समीकरण, पोस्ट कॉलोनियल नैरेटिव्स पर उनकी पकड़ को सलाम मिलता है। क्लासरूम से लेकर रिसर्च मंचों तक उन्होंने बार बार समझाया है, टैरिफ सिर्फ टैक्स नहीं होता, यह मैसेज भी होता है, किसे डराना है, किसे मनाना है और किसे संकेत भेजना है। आज हम इनके साथ ट्रंप के टैरिफ वार को मिथ बनाम रियलिटी में तोड़ेंगे। वह समय जब चीन से शुरू हुआ मामला भारत तक आया, जब जीएसपी हटा तो एमएसएमई, टेक्सटाइल, फार्मा के ऑर्डर बुक में क्या हलचल हुई, जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद बयानबाजी ने शोर मचाया और डिप्लोमेसी ने चुपचाप काम किया, जब क्वाड के मंच पर तस्वीरें मुस्कुराई पर ड्यूटी की तालिका सख्त खड़ी रही, और जब प्रधानमंत्री ने एशिया में चीन, रूस, जापान के पन्ने पलटे तो अमेरिकी कूटनीति ने इसे कैसे पढ़ा। यह बातचीत कॉमन मैन के लिए भी है और पॉलिसी वर्ल्ड के लिए भी, क्योंकि महंगाई आपकी थाली में बढ़ती है, टैरिफ आपके ई कॉमर्स कार्ट में नजर आता है और डिप्लोमेसी आपके बच्चे की फीस और फ्यूचर को भी साइलेंटली बदल देती है। तो आज हम भावनाओं में भी सुनेंगे और बैलेंस शीट भी, हेडलाइन भी पढ़ेंगे और फुटनोट भी। डॉक्टर वाजपेयी जी, आपका काके टॉक्स में स्वागत है। चलते हैं उस जगह जहां सुर्खी मिलती है सच्चाई से और साउंड बाइट का सुर हटाकर सेंस बनाने की कोशिश होती है। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी आपका इस पॉडकास्ट में मुझे आमंत्रित करने के लिए और ये इतना अच्छा मौका देने के लिए। धन्यवाद। टैरिफ वार को थोड़ा 60 सेकंड में बताएं या और शॉर्ट में बताएं,
जनरल परसेप्शन में जो कॉमन आदमी के लिए कि टैरिफ पर क्या है? अबे जी, पहली बात तो ये कि वॉर नहीं है, ये एक पक्षी आक्रमण है। युद्ध होता तो दोनों तरफ से होता, भारत ने कोई जवाबी कार्रवाई की नहीं है, एक पक्षी आक्रमण कर दिया गया भारत के ऊपर। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मुख्य कारण यह है कि भारत को किसी तरह आर्थिक मोर्चे पर मजबूर करना है जिसके द्वारा बाकी भू राजनीतिक समीकरणों को साधा जा सके। तो उद्देश्य ये नहीं है जो हम देख रहे हैं, उद्देश्य कहीं और है, ये तो केवल एक माध्यम है। क्या बात कर रहे हैं? भू राजनीतिक उद्देश्य क्या क्या उद्देश्य है? पहला उद्देश्य तो ये होता है कि जब गांव में कोई चौधरी होता है तो अपनी पगड़ी उतार के दूसरे के सिर पे कभी नहीं रखता है। तो और हमने ये भी सुना है कि जाट मरा तब जानिए, इसे कोई जातिवादी न ले जब 13वीं होए। तो अमेरिका की चौधराहट जा रही है, हम पिछले 10 साल से सुन रहे हैं, लेकिन इतनी जल्दी नहीं जाएगी और न इतनी जल्दी वो जाने देगा। और उसे जिस भी क्षेत्र से या जिस भी देश से इसका खतरा नजर आएगा उसके ऊपर जवाबी कार्रवाई करेगा। लेकिन इसमें एक छोटी सी बात और है, जवाबी कार्रवाई उस पर करेगा जिसको डरा सकेगा, जिसको नहीं डरा सकेगा उसके दाएं बाएं बात करके निकल जाएगा। भारत दुर्भाग्यवश विश्व राजनीति के पटल पर इतनी बड़ी ताकत नहीं है जितनी बड़ी ताकत रूस है या चीन है या कुछ हद तक यूरोपियन यूनियन है। उसका खामियाजा अभी भारत भुगत रहा है, क्योंकि हम अभी उतने बड़ी ताकत नहीं बन पाए जितना हमें बनना चाहिए। और जैसा आपने सुना होगा, पिछले समय भारत का प्रयास कभी नहीं था कि हम महाशक्ति बने। भारत ने कहा हम विश्वगुरु बनना चाहते हैं। तो अभी 5 तारीख को शिक्षक दिवस मनाया गया, बहुत सारे लोगों ने उस पर शुभकामनाएं भेजी। मेरा उस पर एक ही जवाब है जो हरिशंकर परसाई ने बहुत साल पहले लिखा था, दिवस कमजोर का मनाया जाता है, जैसे महिला दिवस, मजदूर दिवस, शिक्षक दिवस। कभी किसी ने देखा थानेदार दिवस मनाते? तो यही बात यहाँ पर लागू हो रही है इस टैरिफ वार के माध्यम से भी, कि क्या भारत को किसी तरह से बाध्य किया जा सकता है कुछ ऐसे काम करने के लिए, कुछ ऐसे समझौते करने के लिए जिनके लिए भारत शायद प्रस्तुत नहीं है। क्या हिडन एजेंडा है, खुल के समझेंगे। अब आपने पूछा कि ये युद्ध है, ये युद्ध बिल्कुल नहीं है। अगर युद्ध होता तो अभी तक आपने भारत की जवाबी कार्रवाई देखी होती, जो हमने नहीं देखी है। और कई लोगों को इस बात पे आश्चर्य होता होगा, और भारत में विद्वानों को भी होता है, विपक्ष को और ज़्यादा होता है, कि भारत ने जवाबी कार्रवाई की ही नहीं। मोदी केवल घर में शेर हैं क्या, बाहर शेर नहीं हो पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सुना हमने। लेकिन साथ ही साथ आप विश्व के किसी भी समझदार भू राजनीतिक विशेषज्ञ से पूछें, जिसे जियोपॉलिटिक्स कहते हैं, उसकी समझ है, उसका ये कहना है कि यह समय ठंडे दिमाग से रणनीति बनाने का है, गर्म खून दिखाने का समय नहीं है कि हम पर अगर टैरिफ लगाया हम भी उस पर लगाएंगे, इसमें आपका नुकसान कहीं बहुत ज़्यादा होगा, अभी जो हो रहा है उससे कई गुना ज़्यादा होगा। अब आप चाहें तो मैं इसका उदाहरण दे सकता हूँ कि क्यों ज़्यादा होगा। भारत में सबसे ज़्यादा जो अभी नई तकनीक चाहिए, जिसका आपने एक उदाहरण देखा पिछले मई के महीने में, जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत और पाकिस्तान में तनाव बढ़ा था, ये सबने माना था कि भारत के पास जो हथियार उपलब्ध थे उनमें एक बहुत बड़ा हिस्सा इजराइल से आया था। आपको लगता है अगर अमेरिका भारत के संबंध में तनाव बढ़ेगा तो इजराइल भारत को हथियार बेचने की स्थिति में रह पाएगा? जो देश अपने आप को जीवित रखने के लिए, एक देश के रूप में, एक समाज के रूप में बचे रहने के लिए पूरी तरह अमेरिका पर निर्भर है, इसमें किसी को शक नहीं है, क्या वो अमेरिका की इस तरह खिलाफत करेगा कि नहीं हम तो जानबूझकर आपका विरोध करेंगे? वो नहीं करेगा। तो आपके पास लड़ाई करने के हथियार भी नहीं रहेंगे। और आपको ये भी पता है, ऑपरेशन सिंदूर में ये बात भी खुलकर सामने आई थी कि आपकी दुश्मनी एक छोटे पाकिस्तान से नहीं है, आपकी दुश्मनी अपने से कहीं बहुत बड़े, कहीं बहुत ताकतवर और कहीं बहुत जरूरत पड़े तो निशंस होने वाली चीन से है। इस समय आपको बहुत धैर्य से काम करना है। आप तो ऐसा परत दर परत खोल दिए एक साथ, मेरे दिमाग में बहुत सारा क्वेश्चन है। इसी पे अभी पहले रहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पे भी बात कर रहे हैं ये, और इसका टैरिफ वाले के साथ क्या रिलेशन था? टैरिफ से रिलेशन बिल्कुल नहीं था इसका, और ना होता। यदि हमारे प्रधानमंत्री ने यह मान लिया होता कि हमारे बीच जो कार्रवाई चल रही थी भारत पाकिस्तान के बीच, इसको रुकवाने का पूरा श्रेय मैं श्री डोनाल्ड ट्रंप को देता हूं, और मैं इस मंच से श्री डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार के लिए नामित करता हूं। बस इतना ही करना था उन्हें, ये छोटा सा काम वो नहीं कर पाए।
उसका खामियाजा भारत पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है। और इसके पीछे कोई बहुत लंबी कहानी है ऐसा मुझे नहीं लगता है। अच्छा, अब जो हम कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर, या आपने इसके शुरुआत में कहा था कि भारत पाक युद्ध, तो मुझे फिर लगता है, जो मैंने आपसे टैरिफ वॉर के बारे में कहा, क्या ये भारत पाक का युद्ध था जो ट्रम्प कहते हैं मैंने रुकवा दिया? इसकी एक समय की तरीका देखें। 7 मई को रात को भारत ने पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर मिसाइल से हमला किया। जवाब में पाकिस्तान ने कुछ कार्रवाई की। 9 और 10 मई को, 9 मई को पूरे दिन और रात में, और 10 मई की रात को भारत ने जवाबी कार्रवाई बहुत ज़बरदस्त की। और ये हर आदमी ने माना कि भारत की कार्रवाई इतनी प्रभावी थी कि पाकिस्तान को लगने लगा कि ये लड़ाई ज़्यादा चलेगी तो अच्छा नहीं होगा। कुछ इसमें अफवाहें भी हैं, मुझे नहीं पता वो सच है या गलत है, कि भारत ने शायद जानबूझकर या गलती से एक ऐसे ठिकाने पर हमला किया जहाँ पर शायद ऐसा कहा जाता है तथाकथित तौर पर अमेरिकी न्यूक्लियर आर्म्स जो रखे गए थे वहाँ पर अटैक हुआ एक। उसके बाद से अगले दिन ये खबर आती है, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में संधि विराम हो गया है, युद्ध विराम हो गया है। ये कहने का हक डोनाल्ड ट्रंप को किसने दिया? ये बात तो राहुल गांधी हल्ला कर रहे थे। बिल्कुल सही हल्ला कर रहे थे। लेकिन क्या है, डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे राजनेता हैं, दुर्भाग्यवश एक ऐसे बड़े देश के राजनेता हैं जिसकी धमक आज भी कायम है। और वो भारत हो या कोई दूसरा देश हो, डोनाल्ड ट्रंप से उतना भयभीत नहीं है जितना अमेरिकी राष्ट्रपति से भयभीत है। तो इन दोनों को हमें अलग अलग देखना होगा। डोनाल्ड ट्रंप में खासियत क्या है कि जिसे हम कहते हैं स्टेट या डीप स्टेट या अमेरिकन स्ट्रेटजिक थिंकिंग, या अमेरिका का जो समुदाय जो देश को चलाता है, ये उसकी बात भी नहीं सुनते हैं। ये अपने आप कुछ भी बातें सार्वजनिक तौर पे कह देते हैं जो कई बार बड़ी आपत्तिजनक होती हैं, बड़ी भद्द करने वाली होती हैं, और उसके बाद पीछे भी नहीं हटते। तो लगभग वैसी बात उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में की कि मैंने युद्ध विराम कराया, जबकि सच्चाई ये है, जो अखबारों के माध्यम से जो जानकारी मुझे मिलती है, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने बात की, और यही बात उन्होंने पाकिस्तान के सुरक्षा सलाहकार और पाकिस्तान की आर्मी के प्रमुख, क्योंकि जो हम मजाक में कहते हैं ना कि एवरी कंट्री हैज़ अ नेशन, इन पाकिस्तान द आर्मी हैज़ अ नेशन। बाकी देशों में आर्मी लोग चलाते हैं, वहाँ आर्मी सबको चलाती है। उनसे बात करके ये माना कि अब ये लड़ाई रुक जानी चाहिए। इसके पीछे कारण कुछ भी हो सकते हैं। जब शाम को ये खबर आई तो मैं बहुत स्तब्ध रह गया ये देख के कि इतनी जल्दी ये युद्ध खत्म हो रहा है, और बगैर किसी निर्णय के। जिस बात को लेकर ये युद्ध शुरू हुआ था या कार्रवाई शुरू हुई थी, ऐसा कुछ हुआ नहीं। और अचानक अमेरिका से खबर आती है कि हमने युद्ध विराम करा दिया है और आगे कुछ नहीं होगा। भारत ने कुछ नहीं कहा, पाकिस्तान की तरफ से कोई बात नहीं आई। भारत ने केवल इतना कहा कि डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन, यानी जो दोनों देश के सेना के प्रमुख हैं, उनके बीच में बात हुई है ताकि लड़ाई रोकी जा सके, बस इतना ही कहा गया। लेकिन ट्रंप उसके बाद से शायद 2 हफ्ते में 27 बार कह चुके थे कि मैंने लड़ाई रुकवाई। करेक्ट। और मैंने लड़ाई रुकवाई, इस बात को लेकर के भारत ने कभी कुछ नहीं कहा। डॉक्टर जयशंकर ने कुछ दिनों बाद केवल इतना कहा कि हमारे युद्ध विराम के बीच में किसी तीसरे देश की भूमिका नहीं थी, और इससे ज़्यादा एक सभ्य देश को बोलना भी नहीं चाहिए, आपके विरोध हों उसके बावजूद भी। यहाँ पे एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि ट्रंप वो बच्चा टाइप का क्यों हरकत कर रहे थे कि मुझे नोबेल दिलवा दो, मैं भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया हूँ। इतना बड़ा देश के राष्ट्रपति होने के बाद उनका बिहेवियर के पीछे का भी तो कुछ रीजन होगा। हाँ, ये एक ज़माने में किस देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का जब अमेरिका में चुनाव होता था, कैनेडी हो, उनका निक्सन के खिलाफ चुनाव है, तो लगभग पूरे विश्व की मीडिया इस बात पर लग जाती थी कि ये किस परिवार से बड़े हुए, किस कॉलेज से पढ़े, इनकी सोच क्या है, इनका विचार क्या है, कौन इनके मित्र हैं, कौन इनके शत्रु हैं, किस तरह की इनकी सोच है। ये बहुत ज़रूरी होता था। इसलिए ज़रूरी होता था कि उस समय जो आदमी अमेरिका का राष्ट्रपति बनता था वो अपनी जिम्मेदारी को समझता था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरे विश्व में जो व्यवस्था एक चल रही है, उसको चलाने वाला, हमें पसंद हो या ना हो, एकमात्र देश अमेरिका है। और जब आप एक विश्व को चलाने की काम आप पर आता है उत्तरदायित्व, तो आपके साथ बहुत सारी और चीज़ें भी आती हैं कि आपको किस तरह सोचना है, किस तरह करना है। आप याद कीजिए 1962 में जब क्यूबा में रशियन
न्यूक्लियर मिसाइल्स पहुंच गए थे, तो जॉन एफ कैनेडी ने बात की रशियन प्रेसिडेंट से, निकिता क्रुश्चेव से, और कहा कि ये बदतमीजी है, इसको किसी तरह आप यहाँ से बाहर कीजिए, वरना हम कुछ इस पर बहुत कठोर निर्णय लेने वाले हैं। 3 हफ्ते के बाद वो बात ख़त्म हो गई, तो उन्होंने पहल की थी। और जो बाद में दस्तावेज, अमेरिका में एक तरीका है कि 40-50 साल बाद पुराने जो दस्तावेज होते हैं विदेश नीति के, देश की नीति के, उनको सार्वजनिक किया जाता है। उसमें लोगों ने पढ़ा कि उन्होंने बड़े कड़े शब्दों का प्रयोग किया था, लगभग गालियां ही दी थी निकिता क्रुश्चेव को, और जवाब में उन्होंने भी वही कुछ रशियन में कहा था। लेकिन सार्वजनिक तौर पर दोनों ने कभी नहीं कहा, एक दूसरे के खिलाफ कभी भर्त्सना नहीं की। तो आप किसी देश के जब राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनते हैं तो ये आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप में एक सामान्य शिष्टाचार होगा, आप अपनी भेद की बातें सार्वजनिक तौर पर नहीं कहेंगे। आप किसी भी नेता को, ये काम पुतिन भी करते हैं, सार्वजनिक तौर पर नहीं। अगर आपने सुना होगा तो एक बार जर्मन की चांसलर एंजेला मर्केल उनसे मिलने गई। एंजेला मर्केल को कुत्तों से बहुत डर लगता है, और पुतिन ने अपना प्यारा कुत्ता जो लगभग 5 फुट ऊंचा था उनके बगल में खड़ा कर दिया, बगैर कुछ बोले। ये काम माओ भी कर चुके हैं। जब उनसे मिलने निकिता क्रुश्चेव गए तो वो पानी में कूद गए और बोले बाकी बात जो है स्विमिंग पूल में होगी, क्योंकि उन्हें पता था कि निकिता क्रुश्चेव तैर नहीं सकते हैं। तो वो किनारे बैठे हुए थे, तो वो उनकी बेइज्जती कर रहे थे लेकिन बगैर बोले। तो ये एक बहुत बड़ी कला होती है जो उनके सलाहकार बताते हैं कि इस नेता को इसकी स्थान दिखाने के लिए, जिससे अंग्रेजी में कहते हैं ना, पुटिंग हिम इन हिज प्लेस, उसका एक तरीका होता है। सार्वजनिक मंचों से गालियां दे करके ये तरीका जो है नया है, और अमेरिका में शायद पहली बार हो रहा है। इससे पहले जो मुझे याद आता है कोई उदाहरण नहीं है। एकमात्र उदाहरण जो बाद में आर्काइव आने के बाद आया कि निक्सन ने श्रीमती गांधी के बारे में कुछ अपमानजनक बातें कही थी, लेकिन सार्वजनिक तौर पर नहीं कही थी। जिमी कार्टर भारत आए थे राज्यसभा के टाइम के समय पर, और कुछ किसी बात को लेकर बात फंस गई थी, तो उन्हें पता नहीं था कि माई कौन है। तो उन्होंने अपने एडवाइस जो सलाहकार थे उनसे कहा, इनको भी वहां जाके सबक सिखाता हूँ। लेकिन कभी सार्वजनिक गलती से ये बात आ गई, बोली नहीं जाती है। एक बात मैं जानना चाहूँगा, जब हम लोग ऑपरेशन सिंदूर पे से ही स्टार्ट करते हैं, दो हम लोग टैरिफ पे बात करेंगे, बट ये सब कहानी वहीं से शुरू होती है जी। जहाँ तक मैं स्टडी कर पाया हूँ कि ट्रम्प, जब हम ऑपरेशन सिंदूर में इन्वॉल्व थे और ट्रम्प क्रेडिट ले मांग रहे थे, पार्टी जो है, जो रूलिंग पार्टी है, वो चुप थी या गवर्नमेंट चुप थी इस बात पे। तो हमारे देश का जो मीडिया है, मीडिया का एक धड़ा है, और एक ऑपोजिशन जो पार्टी है, ये सब एक कैंपेन चलाए नरेंद्र सरेंडर। तो क्या ये उनको ये बात की भनक नहीं थी, या ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के पीछे कोई है, इस वजह से सरेंडर कर इस ऑपरेशन को रोक दिया गया? क्या कहानी था पूरा? अगर ये तो अब हम लोग यहाँ से बैठकर अनुमान लगा सकते हैं। 2 बातें एकदम साफ थी जो युद्ध के या ऐसी कार्रवाई के दौरान आ गई थी कि तुर्की, अजरबैजान और चीन, ये तीनों देश पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ खुलकर समर्थन में थे। अच्छा। क्योंकि चीन के दिए हुए हथियारों का प्रयोग भी पाकिस्तान कर रहा था। और दूसरा, अमेरिका इस युद्ध में बिल्कुल भी शुरू में नहीं था, और उन्होंने बड़े निर्लिप्त भाव से कहा था, उपराष्ट्रपति वांस ने कहा था, हम चाहते हैं शांति बनी रहे। जैसा कि हर विदेशी और पश्चिमी देश का राष्ट्रपति भारत और पाकिस्तान के बारे में दूर से कहता है, आप लोग क्यों लड़ रहे हैं, बच्चों की तरह क्यों कर रहे हैं, हमारी तरह आप लोग सभ्य क्यों नहीं बन जाते। तो तक वैसा चल रहा था। 10 तारीख की रात को जब हमारे वायुसेना ने आक्रमण किया है, और ऐसा माना जाता है कि किसी ऐसी पहाड़ी पर किया है जिसमें अमेरिका का न्यूक्लियर असलहा रखा हुआ था, ये सच्चाई है? और वो चीन के लिए रखा गया था, ऐसा लोग मानते हैं। ये सच्चाई है इसमें? स्पेकुलेशन है, क्योंकि हम में से कोई वहां जा नहीं सकता है, लेकिन जो कहा जाता है कि अचानक उसके बाद अमेरिका ने बहुत तेजी से उसमें अपने आप को घुसेड़ा। ओके। और 10 तारीख को शाम होते होते रात में 12 बजे, मतलब 10 तारीख शुरू होती है, नया दिन शुरू होता है, भारत अटैक करता है, उसके 12 घंटे के अंदर युद्ध विराम की बात होने लगती है, और अमेरिका के बोलने पहुंचने लगती है। इसका मतलब है कि अमेरिका खुलकर पाकिस्तान को कहीं ना कहीं से कुछ बोलने आया था। तो कौन इस युद्ध में अमेरिका बैक चैनल हो सकता है, कॉल किया हो इंडिया को या पाकिस्तान को? क्या रियलिटी क्या है? रियलिटी जो हम लोग समझते हैं ये बात है, भारत के कुछ विमान जरूर नुकसान में, जैसा सब लोग अब मानने लगे हैं, इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं है,
लेकिन भारत ने कोई ऐसी कमजोर नस पाकिस्तान की मारी है जिसके चलते अमेरिका बौखलाया है। तो अमेरिका बौखला के पाकिस्तान को फोन किया या भारत को फोन किया? अमेरिका ने पाकिस्तान को फोन किया कि आप जो अपनी ऑडी कार यहाँ खड़ा कर गए थे उस पर पड़ोसी ने पत्थर फेंक दिया है। तो चौकीदार ने जब ये खबर की कि साहब आप बाहर निकले और पड़ोसी बदतमीजी कर रहा है, तो साहब ने दौड़ के वापस आए और कहा कि अब तुमको बताते हैं। और इसके अलावा और कोई कारण नजर नहीं आता कि इतने 3 दिनों की अगर आप कार्रवाई को देखें ध्यान से, केवल 10 तारीख को भारत ने, जिसे हम कहते हैं ना डिसाइसिव या निर्णायक चोट पहुंचानी शुरू की है, और 12 घंटे में पीछे हट गए। पाकिस्तान के बोलने से आप पीछे हटने वाले नहीं थे, बिल्कुल। और कोई चाइना के बोलने से आप पीछे हटने वाले नहीं थे, क्योंकि चीन तो चाहता था कि भारत की लड़ाई कुछ दिन चले। क्यों चले? हम ये देखना चाहते हैं कि भारत की सुरक्षा कितनी मजबूत है, इसके पास कौन कौन से हथियार हैं, कौन कौन से आक्रामक हथियार हैं, फौज कितनी तैयार है। अपने हिसाब से चीन हमेशा चाहता है कि पाकिस्तान भारत में युद्ध ठीक से हो, जिससे हमें पता लगे कि भारत हमारे मुकाबले कहाँ खड़ा है और हमारी तैयारी कैसी है, कल आवश्यकता पड़ेगी तो हम ये करेंगे। तो वो तो बिल्कुल नहीं चाहता था कि युद्ध विराम हो या कुछ हो। और अगर आपने ध्यान दिया होगा, अमेरिका के युद्ध विराम बोलने के बाद भी उस रात ड्रोन से एक साथ बहुत सारे अटैक किए थे। पाकिस्तान अगले दिन लोगों ने कहा कि चीन ने बहुत जोर से डांटा था कि ये क्या बदतमीजी, हमसे पूछे बगैर सीज फायर कैसे कर दिया। तो उसको समझाने के लिए कि सर हम आपके भी बात सुनते हैं, उन्होंने ये किया था। ये तो मैं मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूं कि इस युद्ध में अमेरिका की बहुत बड़ी भूमिका नहीं थी। इसको बंद कराने में, चालू कराने में नहीं, बंद कराने में बहुत बड़ी भूमिका थी। और अगर लोग ये कहना चाह रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री ने बहुत हड़बड़ी में ये कर लिया, कोई ना कोई बात ऐसी जरूर है जिसके चलते उनको बाध्य होकर ये कदम उठाना। अब एक स्टेप और थोड़ा आगे चलते हैं कि अमेरिका ने भारत को, पाकिस्तान को, दोनों को फोन किया होगा। एक स्पेकुलेशन ही मान लेते हैं कि भाई युद्ध रोक दो। मोदी जी की क्या मजबूरी थी, क्यों रोक दियो? क्योंकि देश तैयार था, देश तैयार था। मोदी जी खुद स्टेटमेंट दे चुके थे वो युद्ध और याद होगा एक स्टेटमेंट अमित शाह ने पार्लियामेंट में कहा था कि भाई जो पाकिस्तान ऑपरेटेड कश्मीर है हम उसको भी ले लेके रहेंगे जी, और सेना रेडी थी और हम ले भी सकते थे जी। फिर रोकने का वजह क्या था? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भारत ले सकता है, लेकिन उसका दूसरा पक्ष हम हमेशा याद रखना चाहिए कि आपने बंदर के हाथ में उस्तरा दे रखा है। उस्तरा देने वाला अमेरिका है, बंदर पाकिस्तान है, उस्तरा न्यूक्लियर बम है। अच्छा, अगर उसे ये लगेगा कि मेरे जो बच गया है बांग्लादेश जाने के बाद, अगर इस पर कोई खतरा आता है, भौगोलिक तौर पर हम टूटने वाले हैं, तो भारत पर वो अटैक करेगा। और न्यूक्लियर बम फेंकने में वो रुकेगा नहीं, क्योंकि वहां पर जितने भी आपने आज तक प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट मुशर्रफ जैसे आगरा में वाजपेयी से गले मिलके बोल आते थे और जब बाद में वापस गए तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि ये शब्बे बारात में जलाने के लिए फटाके थोड़ी है, न्यूक्लियर बम जरूरत पड़ेगी तो चला भी देंगे। तो ये सबसे ज्यादा वहां के, जिन्हें हम लिबरल नेता कहते हैं, उनकी सोच है। तो अंदाजा लगाइए कि उस देश की सोच कैसी है। मुझको तो डर लगता है, खुदा ना खास्ता कल अगर बलूचिस्तान भी अलग होने लग जाएगा जिसमें हिंदुस्तान का कोई हाथ ना हो, तो भी हो सकता है बम यहाँ पटक जाए कि चलो हम तो डूब ही रहे हैं, तुम्हें निपटा दें। वो देश बना ही इसलिए था। हमें शर्म नहीं आनी चाहिए बोलने में कि उस देश के निर्माण का एकमात्र उद्देश्य भारत का अंत था। जिन्ना का एक वक्तव्य था जब उसे लगा कि शायद पाकिस्तान न मिले, या तो हम पाकिस्तान बनाएंगे या हिंदुस्तान को तबाह कर देंगे, और वो दोनों काम में सक्सेसफुल रहे अगर देखा जाए तो। जो भारत का बंटवारा हुआ, जो भारत के लोगों के साथ हुआ, जिस तरह रिफ्यूजी और लोग मारे गए, तो तबाह तो किया ना, और उसके बाद पाकिस्तान भी लिया। तो ये आप मान कर चलिए कि अगर आप पाकिस्तान को, अगर आप सोचते हैं कि हम पीओके ले सकते हैं, आप ताकत पर शायद ले लें, लेकिन उसके बाद आपको तैयार रहना चाहिए कि इसका जवाब बहुत खतरनाक रूप ले सकता है। और मोदी जी, आप जो अब मुख्य सवाल पर आते हैं कि मोदी जी अगर मान भी गए तो क्यों मान गए? सेना तैयार थी, हम लोग सब तैयार थे, आम आदमी सोच रहा था कि इस बार तो है ना अब पाकिस्तान लेके ही लेंगे। हाँ, तो पीछे क्यों आ गए? जब ये आक्रामक काल भारत ने शुरू की थी, तब भी सबने कहा था भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, युद्ध से इस देश को बहुत पीछे जाना पड़ेगा। और अगर आप सोचते हैं कि युद्ध 3 दिन चलता तो ये हमारी गलती है, यह युद्ध लंबा चलता। अभी केवल दोनों देशों के बीच में लॉन टेनिस के मैच की तरह बॉल सर्विस इधर आई और वापस गई। केवल वायुसेना थी, न तो नौसेना उतरी थी, न थल सेना उतरी थी, न बाकी कुछ हुआ था। उनके आने के बाद तो ये मामला और पेचीदा हो जाता। और ये कौन जानता है कि कल अचानक
चीन को लगता कि अच्छा मौका है दूसरा फ्रंट इधर से खोल ले, मेरा गलवान का जो 20-22 मेरे सैनिक मरे उनका बदला भी बचाने का मौका। तो आप दो तरफ से घिरे हुए हैं। ये आप कभी मानकर मत चलिए कि हमारे पास ताकत है तो हम कर लेते। ये मामला पेचीदा है, उतना आसानी से हम एक इतनी बड़ी सेना को नहीं खत्म कर पाएंगे, चाह कर भी नहीं कर पाएंगे, हमारा भी नुकसान होगा। तो क्या भारत उतने बड़े नुकसान के लिए तैयार था? मुझे नहीं लगता। सवाल तो आपका सही है, लेकिन अब मैं यहाँ से एक और सवाल निकालता हूँ। वो सवाल डिस्कशन का इसलिए है क्योंकि अपने ही देश में हम ही अपने लोग, एक धड़ा ऐसा है जो ये इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये प्रचार करने के लिए तमाम रिसोर्स यूज करने लगा कि नरेंद्र सरेंडर कर गया। क्या ऐसी स्थिति में जनता और इंटरनेशनल फ्रंट पे हम कमजोर होते हैं? जब कभी भी किसी देश में ऐसे मौक़ों पर राजनीति देश के हित से ऊपर हो जाए तो वो देश के लिए बहुत घातक होती है। तो क्या हम घातक दौर से गुजर रहे हैं? हम घातक दौर से गुजर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। क्या बात है? इसमें कोई शक नहीं है कि हम बहुत घातक दौर से गुजर रहे हैं। और मैं इसको एक कदम और आगे ले जाता हूँ। हाँ। आपने बोला कि क्या भारतीय राजनीति में ये उत्तरदायित्व नहीं है कि हम अपने देश के बारे में सोचें। करेक्ट। मैं ये देखता हूँ कि अगर ये तनाव मोदी और ट्रम्प के बीच में चलता है तो अगले 6 महीने से 1 साल के भीतर भारत में सत्ता परिवर्तन का एक बहुत गंभीर प्रयास होने वाला है। और इसमें केवल विपक्षी दल को मत मानिएगा, घर में भी बहुत से लोग ऐसा काम कर सकते हैं जो कि महत्वाकांक्षा राजनीति में होती है। और भारत में प्रधानमंत्री बनने के तो ऐसे ऐसे किस्से हो चुके हैं। बगैर लोकसभा एक दिन गए चरण सिंह, देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, तो इतनी कहानियां हैं। एक वोट के अभाव में वाजपेयी जी का इस्तीफा, कि लोगों ने इस पद पर बैठने के लिए बड़े सारे काम किए हैं। तो ये महत्वाकांक्षा किसी में कभी भी जाग सकती है। ये कहने का एक कारण है, मैं इसे हवा में नहीं कह रहा हूँ। 1953 में ईरान में चुनाव हुए, जिसे विदेश में या पाश्चात्य देशों में कहा जाता है ना कि ये सब मुस्लिम देशों में तो लोकतंत्र है ही नहीं, इनके यहाँ तो इस तरह काम चलता है। 1953 में एक बहुत अच्छा लोकतंत्र ईरान में था, आम चुनाव हुए और एक लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री बने, उनका नाम था मोहम्मद मोसादेक। वो एक अर्थशास्त्री थे, पेरिस से फ्रांस से पढ़कर आए थे। उन्होंने एक छोटा सा निर्णय लिया। निर्णय क्या था? इस देश में जितने भी तेल के कुएं हैं उन पर ईरान की सरकार का स्वामित्व होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ईरान में तेल के कुएं तो उनका होगा, लेकिन ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया क्योंकि सारे तेल के कुएं एक कंपनी के पास थे, उसका नाम था ब्रिटिश पेट्रोलियम। अरबों खरबों की संपत्ति का राष्ट्रीयकरण होते देख करके ब्रिटिश सरकार ने, जो खुद एक लोकतंत्र की दुहाई देकर चलती है, अमेरिका से गुहार की कि किसी तरह इस आदमी को अपदस्थ करो जिससे हमारे तेल के कुएं बच सकें। मोहम्मद मोसादेक के खिलाफ वहाँ की सेना ने विद्रोह किया। और ये बात सुनकर भारत में एक धड़ा है जो बीबीसी को ब्रह्मवाग्नि मानता है ना, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन नहीं मानता है, बीबीसी को मानता है ब्रह्मा ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। ये सत्य के अलावा कुछ बोलेगा नहीं। अच्छा। इस coup में बीबीसी की ईरानी भाषा की सर्विस में एक संदेश दिया गया था जिसका तात्पर्य था लोगों को बताना कि आज ये एक्शन कर लो। तो वो मैसेज देने के लिए कोई और तरीका नहीं मिला था, तो बीबीसी न्यूज़ में उस एक वाक्य को कहा गया था कि ये काम आज शाम में कर लेना। और उसके बाद में बहुत साल तक जेल में रहे मोसादेक, दुनिया से चले गए। उसके बाद क्या हुआ? मोहम्मद शाह रजा पहलवी आए और पहलवी ने 1953 से लेकर 1980 के बीच तक वहाँ पर राज किया, 79 तक। अयतुल्लाह खुमैनी लौट कर आए और उसके बाद ईरान को अब सब क्या कहते हैं? एक्सिस ऑफ एविल। जब वो एक्सिस ऑफ डेमोक्रेसी था तो आपको उस देश का प्रधानमंत्री कबूल नहीं था, केवल इसलिए कि वो अपने ही देश के संसाधन अपने देश के लोगों के लिए लेना चाहता था। तो भारत में अगर ऐसा कभी लगेगा अमेरिका को कि मेरा हित नहीं सध रहा है, ये संभव है, ये हो सकता है। और जिस तरह की राजनीति की स्थिति अभी है भारत में, आप तो खुद ही देख रहे हैं और खुद पूछ रहे हैं उस बारे में, तो मैं और क्या कहूँ इसमें। हाँ, देख तो रहा हूँ और समझने के लिए कि सिर्फ मैं क्यों समझूं, बाकी लोग भी समझें। जरूर जिम्मेवारी बांट लें हम लोग जी कि अगर हम चिंतित हैं तो हम सब लोग चिंतित हों। लेकिन आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हो सकता है कि एक व्यक्ति मूर्ख हो सकता है एक धड़ा मूर्ख हो, लेकिन क्या देश का एक वर्ग ऐसा खड़ा हो गया जो इन चीज़ों को समझ नहीं रहा? नहीं, ऐसा नहीं है।
ऐसा इसलिए नहीं है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के जो सलाहकार मंडली होती है उसमें हमेशा उसके पसंद के लोग होते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हो या बाकी उसके जो अधिकारीगण होते हैं। तो सबसे ऊपर बैठने वाले जो उसके सलाहकार होते हैं, भारत की तरह नहीं है कि आप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अलावा अधिकतर लोग भारत में ब्यूरोक्रेसी से आते हैं, IAS IPS अधिकारी आते हैं, वहाँ पर ऐसा नहीं है। आप अपने अधिकारी खुद चुन के ऊपर रख सकते हैं। ट्रंप ने चुनाव में एक बड़ी अच्छी बात कही थी, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। करेक्ट, उसी पे मैं अभी आने वाला हूँ। अच्छा, तो मैंने शायद पहले ही बोल दिया। तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन में उनका कहना यह था कि अमेरिका बहुत दिनों से विश्व का चौधरी बन के जमींदारी चलाने के लिए बहुत सारे जगहों पर पैसे खराब कर रहा है, अपने संसाधन खराब कर रहा है और उसे उसका फायदा नहीं मिल रहा है। उसके चलते उन्होंने एक कैंपेन चलाई, अभियान में लोग जुड़े, उनके साथ आए और सरकार उनकी बनी। अभी कुछ उनके अगल बगल ऐसे लोग हैं जो शायद उनको संभावित भावी खतरों के बारे में आगाह नहीं कर रहे हैं। और ये अमेरिका के लिए सोचने की बात है कि विश्व की महाशक्ति के पास एक कैबिनेट में सब लोग हाजी बोलने वाले हो जाएं, तब तो बहुत मुश्किल होगा। नहीं, हाजी कैसे, नाजी वाले भी तो, वो टेस्ला के फाउंडर देखिए, छोड़ दिया उन्होंने। इस पर मैं एक बात कहूँगा आपसे। हाँ। ये रामचरितमानस में तो नहीं है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आता है। जब बहुत प्रयास के बाद कुंभकर्ण को उठाया जाता है और बताया जाता है कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो कुंभकर्ण बहुत फटकारता है रावण को और कहता है तुम राजनीति भूल चुके हो। राजनीति का मतलब होता है मंत्रिमंडल ऐसा हो जो राजा के उसके मुंह पर आलोचना करे और गलत निर्णय लेने से रोके। अगर वो नहीं ले रहा है, इसका मतलब तुम्हारे पास कोई समझदार आदमी नहीं बचा है और इसलिए तुमने इतनी बड़ी मूर्खता की है। और मैं जानता हूं कि मैं भी मरूंगा और तुम भी, लेकिन चूंकि भाई हो इसलिए मैं लड़ने जा रहा हूं। ट्रंप को शायद वाल्मीकि रामायण की समझ नहीं होगी, लेकिन ये समझ हर जगह होती है कि यदि आपके मुंह पर आपकी आलोचना करने वाले नहीं, ये भारत के लिए भी सच है, अमेरिका के लिए भी सच है, हर देश के लिए सच है, तो इसका मतलब है कि आप बहुत बड़े मुगालते में जी रहे हैं और इसका परिणाम आगे पीछे आपको देखना ही पड़ेगा। अमेरिका फर्स्ट का कैंपेन चलाते हुए ट्रंप जो है, आयात पर भाई जो हमारा इंपोर्ट पर भारी ड्यूटी क्यों लगाया? क्या ये सच में इंडस्ट्री बचाने का प्लान था या कुछ और? देखिए, चुनाव जब आते हैं, अब की बार 400 पार, हमें ही पता है कि नहीं हो रहा है। बाद में उन्होंने कहा भी कि मुझे पता नहीं हो रहा है, लेकिन मैंने कहा और सब उसके पीछे दौड़ने लगे। ट्रंप ने कहा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अमेरिका ग्रेट कब नहीं था? द्वितीय विश्व युद्ध के पहले अमेरिका विश्व में कहीं नहीं था। अगर हिटलर ने नाजी परसिक्यूशन, नाजी आतंक के चलते ऑस्ट्रिया, जर्मनी, अगल बगल के देशों के सारे बुद्धिजीवी, और मैं इस बात को बगैर संकोच के कहता हूं कि एक समय यूरोप के सारे बुद्धिजीवी यहूदी थे और ये सब अमेरिका गए, अल्बर्ट आइंस्टाइन भी, और इन लोगों ने अमेरिका को ग्रेट बनाया। तो अमेरिका को ग्रेट बनाने में वहाँ के रहने वाले जो अमेरिका के लोग गए, कोलंबस और उसके बाद इंग्लैंड से, वो थे, जरूर थे, लेकिन बहुत बड़ी भूमिका इन लोगों की भी थी जिन्होंने उसमें काम किया। और द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका की कोई भागीदारी नहीं थी जब तक जापान ने आकर उस पर पलहार पर बम नहीं पटका। और उसके एवज में अमेरिका ने क्या किया? 4 दिन लड़ाई की और एक न्यूक्लियर बम पटक दिया जापान के ऊपर और चौधराहट बन गई। उसके पास बहुत पैसा था उस वक्त अमेरिका के पास। तो उसने पूरे पश्चिमी यूरोप को बनाने के लिए एक बहुत बड़ी योजना बनाई जिसका नाम था मार्शल प्लान। और उसमें उसने पैसे बांटे कि आप रिकंस्ट्रक्शन कीजिए, दोबारा खड़े होइए। और इसके चलते वेस्टर्न यूरोप यानी पश्चिमी यूरोप, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड जैसे देश आते हैं, और अमेरिका की एक बहुत बड़ी अलायंस बनी। बाद में नाटो भी आया उसमें और भी देश जुड़े। उसके चलते अमेरिका पूरे विश्व का सिरमौर बन गया। तो ग्रेट तो था और ग्रेट अभी भी है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन से ट्रंप का मतलब था हम बाहर में किसी के साथ कुछ भी लेन देन नहीं करेंगे, हम अकेले बंद हो जाएंगे जैसा हम द्वितीय विश्व युद्ध के पहले थे। तो आप तो ग्रेट ही बने हैं खुलने के बाद, बंद हो जाएंगे तो फिर जहां थे वहीं पहुंच जाएंगे। तो ग्रेट रहने के लिए आपको लोगों से जुड़े रहना होगा। लेकिन हाँ, चुनावी नारा बहुत अच्छा था, बड़ा प्रभावी था। बहुत प्रभावी था, लेकिन कहीं ये मतलब ये तो मेरे टॉपिक में नहीं है, लेकिन ये तो वो वाला बात नहीं हो गया कि बंदर के हाथ में नारियल मिल गया? जी हाँ, एकदम यही है। और अब जो आपने ये मुहावरा दिया है वो बड़ा सही बैठ रहा है, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। हाँ, उन्हीं के बारे में बोल सकते हैं, और तो किसी के बारे में बोलने का हिम्मत ही नहीं है। भारत पर 25%, देखिए घोषणा 30 जुलाई को, असर 1 अगस्त से चालू। इंडिया को हाई टैरिफ कंट्री बताकर अचानक 25%, और असली ट्रिगर ट्रेड बैरियर्स, रूसी तेल या ब्रिक्स का सिग्नल। क्या है सच्चाई?
सच्चाई है कि एक रूसल जमाई की आपने खातिर ठीक से नहीं की है। किसका? एक रूसल जमाई की आपने खातिर ठीक से नहीं की। ट्रंप साहब भारत को ये मानकर चल रहे थे कि ये नोबेल के लिए बोलेंगे। ससुराल पक्ष के कमजोर रिश्तेदार हैं और मैं अगर जाके खाली गाड़ी खड़ी कर दूंगा तो लोग घर से लाल दरी ले आएंगे, कारपेट ना हो तो। भारत ने शायद वो नहीं किया। ट्रंप ने अपने आप को और अपने मोदी और अपनी दोस्ती के जो व्यक्तिगत दोस्ती वो कहते हैं, ऐसे व्यक्तिगत दोस्ती होती नहीं है लेकिन कहते हैं, उसकी भूमिका बहुत बड़ी करके आंक ली थी। वो ये भूल गए थे कि भारत के प्रधानमंत्री में और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री में कुछ अंतर है। आज तक मैं ये दावे से कह सकता हूँ, और जो लोग भारत के पुराने प्रधानमंत्री को पसंद नहीं करते उनको भी कह रहा हूँ, किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने जी हजूरी नहीं की है कोई देश का नेता रहा हो। श्रीमती गांधी ने 1971 में सोवियत रूस के साथ मिलकर के युद्ध के समय काम किया, लेकिन जी हजूरी नहीं की है। किसी देश का पिछलग्गू भारत न कभी था न कभी बना है, और हम तो यही उम्मीद करेंगे कि नरेंद्र सरेंडर हो या मत हो, पिछलग्गू भर मत बने। और लेकिन एक खबर बीच में ये भी आई कि ट्रंप साहब 5 बार कॉल किए, मोदी जी जवाब नहीं दिए, फोन उठाए भी नहीं। ये मुझको सुनकर थोड़ा आश्चर्य होता है। हाँ, आप पढ़े ये खबर? जी जी। आश्चर्य इसलिए होता है कि अभी कुछ दिन पहले एक चंद्रशेखर जब प्रधानमंत्री थे, उनके मुख्य सचिव थे पीके मिश्रा जी। उन्होंने कहा कि रात को 3 बजे, जो कि समय का पता नहीं था, इराक युद्ध की बात चल रही थी, अमेरिकन राष्ट्रपति कुछ बात करना चाहते थे प्रधानमंत्री चंद्रशेखर से। तो उनके घर पर जो उनका सहयोगी था उसने कहा अभी साहब सो रहे हैं, अभी नहीं बात होगी। और वो कह रहा मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बोल रहा हूँ, जो भी होगे कल बात होगी। तो राष्ट्रपति अपने घर के होंगे। तब हड़बड़ा के एम्बेसडर जो था अमेरिका का, उसने पीके मिश्रा को फ़ोन किया कि हमारा राष्ट्रपति बात करना चाहता है। कौन आदमी कह रहा है कि सुबह बात करना, अभी टाइम नहीं है। पीके मिश्रा ने कहा मैं दौड़ कर गया उनके घर में, बताया ऐसा फ़ोन आ रहा है, उनको उठाया, फिर बात हुई। किसी राष्ट्रपति का फ़ोन ना उठाया जाए, क्योंकि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में मिस्ड कॉल की राजनीति नहीं होती है कि हम मिस्ड कॉल देंगे तो वहाँ मिलना। ये हमारे पहाड़ी मंदिर के पीछे आ जाना। हाँ, ऐसा नहीं होता है। उसका एक पूरा लॉग तैयार होता है। 5 कॉल अगर मोदी नहीं उठाएंगे तो ये एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय संबंध में उद्दंडता मानी जाएगी। और मुझे नहीं लगता कि यदि उद्दंडता नहीं करना चाहते हैं तो ऐसा करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। ये जरूर हो सकता है कि बात के बीच में उन्होंने उस बात को ना सुना हो या कुछ और कहने लगे हो, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि 5 बार फ़ोन ना उठाएं। और अगर ये उद्दंडता होती तो ये बात और दूर तक जाती, बहुत दूर तक जाती। लेकिन ये बात जहां निकली वहीं दब भी गई। तो क्या ये भी तो एक बात हो सकता है कि ये मैसेज को जानबूझ के लीक कराया गया माहौल बनाने के लिए, राजनीतिक क्या बोले नैरेटिव सेट करने के लिए। और मजे की बात ये है इसमें दोनों पक्ष हो सकते हैं। हाँ, दोनों पक्ष इनकी पार्टी के लोग हो सकते हैं दिखाने के लिए कि हमारा नेता कितना मजबूत है, और दूसरा पक्ष तो दिखाने के लिए हमारा नेता कितना कमजोर है। एग्जैक्टली। तो दोनों ही हो सकते हैं, और अपने हिसाब से दोनों खुश होंगे कि क्या बात। करेक्ट। माहौल हमारे फेवर में है और जनता मजे ले रही है। अब जिसे अच्छा लग रहा है अपने हिसाब से सोच रहा है कि अरे कितना मजबूत प्रधानमंत्री है। ट्रंप फोन करते रहे, उठाया ही नहीं। थोड़ा मुझे लगता है ऐसा होना संभव नहीं है। 5 बार होना ज्यादा है। एक बार ये लगता है लीकेज है न्यूज का। ये बनाए प्लांटेड न्यूज जैसे कहते हैं ना, कि बनाकर खबर डालना, वो है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ट्रंप ने कहा मैंने इंडिया पाक युद्ध रुकवाया, नोबेल मिलना चाहिए। कितना इमेज मेकिंग है या आधिकारिक स्टैंड था उनका? देखिए, अगर ये छवि निर्माण का अभियान था तो वो उतना ही सफल हुआ जितना उनकी भूमिका युद्ध रुकवाने के मामले में हुई। युद्ध था नहीं, एक छोटी सी आक्रामक कार्रवाई थी, ऑपरेशन सिंदूर इसीलिए उसका नाम है, जिसको रुकवाने में अमेरिकी प्रशासन की कुछ भूमिका रही थी। राष्ट्रपति ट्रंप को अपने बारे में ये गलतफहमी है कि शायद मैं सबसे बड़ा शांति का दूत हूँ, और इनके पहले के राष्ट्रपति को, जैसे जिमी कार्टर को, बराक ओबामा को, इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में मध्यस्थता करने के चलते नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। तो ये आपको क्या होता है, सबसे अधिक प्रतियोगिता अपने साथियों से होती है कि इसका नाम स्वर्णाक्षरम लिखा गया, मेरा क्यों नहीं हुआ, तो मैं भी कुछ ऐसा करूं कि मेरा नाम भी आए। इसके लिए वो बहुत प्रयासशील है। तो पहले चाहते हैं कहीं युद्ध हो, जाके मैं उसे रुकवाऊं। अगर युद्ध रुकवाना ही है उन्हें, तो सच में गाजा में जो इजराइल कर रहा है वो रुकवा दें। उनके नोबेल प्राइज़ के लिए मैं भी पैरोकारी करूँगा।
अगर युद्ध रुकवाना है तो यूक्रेन में रुकवा दें, सारी दुनिया उनके लिए शुक्रगुजार रहेगी और कहेगी कि आपने बहुत बड़ा काम किया। वहां पर, यहाँ तो युद्ध हो ही नहीं रहा था, यहाँ तो आपस में एक दूसरे को आगे दिखा के किसी ने एक फटाका चलाया, दूसरे ने दूसरा। युद्ध यहाँ तो आपने ठीक बोला कि ये तो टेनिस बॉल खेल रहे थे। टेनिस बॉल खेल रहे थे, लड़ाई हुई कहाँ थे? यहाँ पर वायुसेना ने कुछ भेजा, वहां से वायुसेना कुछ आया, उसको रोका या नहीं रोका, बस, और तो कुछ नहीं हुआ। युद्ध तो चल रहा है एक देश में। तो और पता नहीं भारत की राजनीति में या भारत की सोच में या क्या ऐसा हो गया है, गाजा का मुद्दा है ही नहीं। मुख्य राजनीति, मुख्य धारा में आप देखें, उसके बारे में कोई बात नहीं करते। नहीं, वो इसलिए क्योंकि वो ये तो एक बॉल पकड़ लिए हैं कि भाई नरेंद्र सरेंडर, और ट्रंप ने ऐसे कहा बस। तो ये एक बात मुझे ये भी नहीं समझ में आई कि क्या भारत में विपक्षी पार्टियों के पास सही मुद्दे की कमी है या सही मुद्दा उठा नहीं पा रहे हैं, कि वो उन मुद्दे को उठा रहे हैं जिन मुद्दे से उनको पता नहीं क्या हासिल होने वाला, या फिर ये दूसरा एक पहलू ये भी हो सकता है कि किसी इंटरनेशनल एजेंसी के कुछ लोग जो है सो सरोकार हो गए कि उनके फेंके हुए एजेंडा हैं और इंडिया में उसको फैलाना है। क्योंकि ट्रंप के इन चीज़ों को यहाँ पे मीडिया से भी ज़्यादा प्रमोट जो किया है वो विपक्षी पार्टी रहे। जी, ये सही है। क्यों? उसके मेरे पास दो उदाहरण हैं। हाँ। 1971 का चुनाव। हाँ। श्रीमती गांधी जब भारी बहुमत से चुनाव जीती थी, एक ही लाइन कहती थी, वो कहते हैं इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ। 325 सीट जीती थी उन्होंने, सारे विपक्ष के लोगों के बाद भी। 2014 का इलेक्शन, अच्छे दिन आने वाले हैं, लोगों ने मान लिया अच्छे दिन आने वाले हैं, जो कि दिन कुछ ऐसे लोगों ने माना था कि बुरे चल रहे हैं। अब क्या हो गया है कि उसके बाद से 2019 का चुनाव आपने देखा, 24 का देखा, वैसा कोई बड़ा नारा कोई गढ़ नहीं पाया है। तो अब सब तलाश रहे हैं कि हम कैसा कुछ बनाएं जिससे जनता आकर्षित हो। लेकिन जनता केवल नारों पर आकर्षित नहीं होती, उसको लगना चाहिए कि ये मेरे मतलब की बात कर रहा है। ट्विटर पर बैठकर, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर ये जो कहते हैं ना, रोज नया एक कुछ गढ़ देना और उसको सुनाना, अगले दिन वो फुस हो जाता है। अब आप ताज़ा उदाहरण लीजिए, वोट चोरी, वोट चोरी। आपको लगता है जब तक बिहार में चुनाव होगा वोट चोरी का मुद्दा कोई बात भी कर रहा होगा? तो आपको मुद्दा वो पकड़ना है जो लोगों के साथ लगे और जुड़े। ट्रंप के सामने क्या हुआ और भारत डर गया, ये तो पाकिस्तान भी कह रहा है भारत डर गया, और हमारे देश के भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भारत डर के पीछे हट गया। अगर भारत डर गया होता तो मैं निश्चित तौर से आपसे कह रहा हूँ, जितना मैं जानता हूँ, थोड़ी बहुत समझ मुझे है अंतर्राष्ट्रीय युद्ध के बीच की, पाकिस्तान ने युद्ध विराम नहीं किया होता। एक इसके पहले एकमात्र युद्ध विराम 71 को छोड़ दिया जो सचमुच में युद्ध विराम हुआ है 1965 में हुआ है। और वो क्यों हुआ है? ताशकंद में पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने जाकर कहा सोवियत रूस से कि हम अमेरिका का गुट छोड़ रहे हैं, कल से हम आपके यहाँ अर्दली का काम करेंगे, मेरा गला फंस गया, छुड़ा दीजिए, हिंदुस्तान से जो मेरी ज़मीन है लौटा दीजिए। शास्त्री जी ने घर फ़ोन किया ताशकंद से, ललिता जी पत्नी को बुलाया, बेटी ने फ़ोन उठाया तो बोला कि अम्मा को बुला दो। तो उन्होंने कहा अम्मा बात नहीं करेंगी, बहुत नाराज़ हैं, कह रही हैं इतना मुश्किल से जो जवानों ने जीता वो आप छोड़ के आ रहे हो। तो शास्त्री जी ने बेटी से कहा मैं घर के लोगों को नहीं समझा पाया तो बाकी जनता को क्या समझा पाऊंगा। सारी ज़िंदगी ललिता जिस बात को लेकर रोती रहीं कि उसके बाद उन्होंने फ़ोन नहीं किया था, नहीं उठाया, फिर बात नहीं हुई शास्त्री जी से, क्योंकि फिर वो जीवित लौटे नहीं। तो सबसे खासियत ये है कि युद्ध विराम करने की कोशिश हमेशा पाकिस्तान की तरफ से होती है, भारत की तरफ से आज तक नहीं हुई है। आप किसी भी युद्ध को देख लीजिए, आज तक भारत की तरफ से ये नैरेटिव गढ़ने का पर्पस क्या था? मैं कह रहा हूँ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जहाँ पे भारत की राजनीति, क्रेडिबिलिटी सब दांव पे है, वहाँ पे आप भी कह रहे हैं कि भाई ये जो है सो सरेंडर कर गए पाकिस्तान के सामने, इससे तो इंटरनेशनल रेप्यूटेशन आपका खराब हो रहा है। ये ना, आप ये मानकर चलिए इतिहास का चक्र घूमता है। 1970 और 80 के दशक में जब श्रीमती गांधी की सरकार थी, मैं भले स्कूल में था, वो किसी भी बात कहती थी ये अंतर्राष्ट्रीय मेरे खिलाफ एक बहुत गंभीर साजिश है, आनंद मार्ग की साजिश है, वो नहीं तो अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, वो नहीं तो कुछ भी बोलकर वो कहती थी कि इसमें बाहरी ताकतों का हाथ है, बाहरी शक्तियों का हाथ है। अब पुराने अखबार उठा के पढ़िए, हर दिन प्रधानमंत्री तोते की तरह वही सुनाती थी, और हम मानते थे कि हाँ बाहरी शक्तियां भारत को कमजोर करना चाहती हैं। अब वही बात कांग्रेस कह रही है कि भारत की गिराने के लिए बाहरी शक्तियों से हम क्यों नहीं हाथ मिला लें, ताकि कम से कम कुछ तो हमारा परचेज बने, जनता के बीच में कुछ तो हम अपनी बात कह सकें। और
शायद भारत की जनता उनकी बात उस तरह से नहीं समझ पा रही, इसलिए उनको लगता है कि बाहर के लोगों की बात बोल के हम कुछ रास्ता बना सकें। ओके, क्या लगता है आपको कि इससे पब्लिक परसेप्शन शिफ्ट हुआ होगा या भारत का क्रेडिबिलिटी पे कोई इफेक्ट पड़ा होगा? अमित जी, अभी क्या है ना कि पहले हम कहते थे कि भारत की जनता बहुत जागरूक है और राजनीतिक निर्णय लेती है, और आपने हमेशा चुनाव के पहले पढ़ा हुआ कि 30% लोग ऐसे हैं जो अंतिम दिन निर्णय लेते हैं किसे वोट देना, और वही चुनाव पलट देता है। अब मुझे लगता है वो 30% जनता रह नहीं गई है। अब सब लोगों ने पहले दिन से निर्णय कर लिया कि हमें कौन सी खबर पसंद है ये सही है, और ये खबर हमें पसंद है ये सही नहीं है। तो ये परसेप्शन चेंज करने के लिए विपक्ष को थोड़ा और मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि ये अभी तक परसेप्शन मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत बदला है। लोगों के बीच में अभी भी ये बात है, और टैरिफ की हम बात कर रहे हैं, अगर भारत टैरिफ पर नहीं झुकेगा तब तो इस सरकार की छवि और मजबूती होगी ना। और ये जो कह रहे हैं उसको लोग सही मानेंगे कि हाँ। तो पब्लिक परसेप्शन कितना बदला है मुश्किल है कह पाना, लेकिन ज़्यादा मुझे लगता नहीं बहुत बदला है। यूएस कंज्यूमर वर्सेस इंडियन एक्सपोर्टर, 25-50% टैरिफ की मार किस पर भारी पड़ी? हम पर पड़ेगी, हम लोगों पर। अमेरिका पर कोई अंतर नहीं पड़ता। भारत का अमेरिका से पूरा जो ट्रेड है वो विश्व के बाकी देशों के सामने देखा जाए तो 4% है। हम 45 बिलियन फ़ायदे में है उनके साथ। हमारे यहाँ से कोई 30-32 बिलियन का सामान जाता है, और हम 60 का सामान भेजते हैं और 30-32 वो हमसे वहाँ से मंगाते हैं। नुकसान किन चीज़ों पर होगा? वो इसलिए होगा कि अमेरिकन कंज्यूमर के पास बहुत सारे और विकल्प हैं। अगर भारतीय सामान नहीं मिलेगा तो वो कुछ और सामान उठाएंगे। अब एक बात ये सोचिए, भारतीय सामान कौन खरीद रहा है? वो कपड़े जो सस्ते हैं, वो दवाइयाँ जो सस्ती हैं, वो जेम्स यानी कि रत्न जो यहाँ से जाते हैं जो सस्ते हैं, इलेक्ट्रिक सामान कुछ जाता है जो सस्ता मिलता है। अब आप बताइए, अगर भारत से कपड़े नहीं जाएंगे तो क्या वियतनाम से नहीं जाएंगे, बांग्लादेश से नहीं जाएंगे? तो उनके पास तो बहुत विकल्प हैं खरीदने के लिए। वहाँ पर अब मैं एक तरह से आपकी अगली बात को यहाँ पर कहना हूँ, नुकसान वहाँ पर ही भारतीयों का ही होना है, क्योंकि भारतीय उत्पादों का सबसे ज़्यादा काम लेने वाले भारतीय लोग ही हैं जो वहाँ रहते हैं। जितना यहाँ से मसाला, अनाज और बाकी सामान जाता है, बना हुआ ना बना हुआ, खरीदने वाले भारतीय होते हैं। कितने लोग अपने घर में आके MDH का मसाले का पैकेट खरीदते हैं? बाहर के देश में तो सारे भारतीय खरीदने आते हैं। तो उन पर इसकी मार पड़ेगी, वहाँ पर जो भारतीय रह रहे हैं उन पर, और भारत में जो उत्पादक है उन पर बड़ी मार पड़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे देश में क्यों नहीं होता इकोनॉमी उलट करके कि हम जो बोलते हैं कि स्वदेशी अपनाओ, बैकवर्ड अमेरिकन, अगर हम लोग ये करें तो हम लोगों पर रिवर्स इफेक्ट नहीं है? हमारा, मैंने कहा ना, हम फायदे में है। तो अगर हम उनका 30 बिलियन नहीं भी यूज करेंगे तो अमेरिका को बहुत अंतर नहीं पड़ने वाला है। ओके। हम चूंकि वहां से ज्यादा फायदा कमा रहे हैं इसलिए हमको नुकसान ज्यादा होने वाला है, उनका उतना नुकसान नहीं होने वाला। अल्टीमेटली बैलेंस शीट में हम मार खाने वाले हैं, ज्यादा मार खाने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। टैरिफ से भारत का नुकसान छोटे दौर पर नहीं होगा, अल्पकालिक नहीं है, लेकिन अगर ये 6 महीना चल गया तो इसका असर आपको दिखने लगेगा। अब एक बात मुझे बताइए कि लॉन्ग रन में अमेरिका क्यों चाहेगा ये टैरिफ हटा दें? अमेरिका की ऐसी क्या मजबूरी बनेगी? हाँ, अमेरिका की आर्थिक तौर पर कोई मजबूरी नहीं बनेगी, लेकिन एक और जो आपने कहा था ना भारत के बारे में, लोगों में छवि या परसेप्शन, भारत पर टैरिफ लगा के अमेरिका की छवि एक मुक्त राष्ट्र के रूप में बहुत खराब हुई है। पिछले 1 हफ्ते 10 दिन जब से इन्होंने शुरू किया है, पूरी 1 अगस्त से शुरू किया है, तो 1 महीने 7 दिन के अंदर पूरी दुनिया ने अब ये मान लिया है कि जैसे रूस या चीन होते थे, अमेरिका उसी तरह बड़ा अस्थिर है, बड़ा अस्थायी है। ये कब तक तुम्हारे साथ है, कब तुम पर लपक जाए, कहना मुश्किल है। तो अंतर्राष्ट्रीय छवि पर असर पड़ता है, डैमेज हो रहा है। अब आप एक उदाहरण लीजिए, जैसे 1950 में तिब्बत के ऊपर चीन ने कब्जा किया, 1954 में पंचशील का समझौता हुआ, और भारत ने क्या कहा, लिख कर दिया कि तिब्बत पर चीन का नियंत्रण संपूर्ण है, अब ये तिब्बत उसका अभिन्न अंग है। बदले में चीन ने क्या कहा, कभी आना चाय पिला देंगे, कमिटमेंट कुछ नहीं दिया। भारत ने कमिटमेंट दिया कि तिब्बत आपका हुआ, ये नहीं कहा कि मैकमोहन लाइन हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ये नेहरू जी ने नहीं साइन करवाया। 2 साल बाद
चाओ एन लाई पलट गए। उन्होंने कहा हमने तो कभी कहा ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं था। आपने तिब्बत तो आप मान चुके हो, लेकिन हमने तो कभी ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा आप कह रहे हो, कश्मीर से लेकर के उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से होते हुए अरुणाचल प्रदेश तक जाने वाली, ये तो कभी थी ही नहीं। हमारे आपके बीच में कभी बात ही नहीं, हमने कुछ साइन ही नहीं किया। और ये सही बात है, हमने साइन नहीं किया। तो अब आप उलट के कह सकते हैं कि क्या भारत वो तिब्बत वाली मैत्री को, तिब्बत वाली संधि तोड़ सकता है? हाँ, भारत तोड़ तो सकता है, लेकिन इसकी बहुत साख गिरने की एक चीज होती है। हम अपर बाजार से बहुत पास में बात कर रहे हैं, बाजार में एक साख होती है ना, साख जाने के बाद लौट कर नहीं आती है। तो अगर आप पुराने किसी भी देश की किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, अगर आप ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध के मैत्री या संधि प्रस्ताव या जिसे हम कहते हैं एग्रीमेंट तोड़ेंगे, तो आपकी साख देश में, विश्व में नहीं रह पाएगी। तो कोई जल्दी उसको नहीं तोड़ना चाहता है। फेयर है ना, सही बात है। और अमेरिका ने अभी बहुत छोटे दौर पर सोच करके ये नहीं सोचा कि इसका उन्हें साख पर कितना असर पड़ेगा। और ये उनको जब 2 दिन बाद ठंडे दिमाग से कोई सोचने वाला आदमी आएगा, वो उन्हें समझाएगा कि आर्थिक तौर पर भारत का नुकसान तुम कुछ कर रहे हो, बहुत नहीं कर रहे हो, कुछ कर रहे हो। उसके पूरे आंकड़े जो आप देखेंगे तो भारत पर असर पड़ेगा, कुछ क्षेत्रों में पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि भारत जो है आर्थिक तौर पर मजबूर हो जाएगा। और जो 1960 के दशक में आपने भी सुना होगा, एक आता था भारत में गेहूं, उसका नाम था PL 480, लाल गेहूं, जिसको खा के लोगों को पेचिश होती थी, क्योंकि वो अमेरिका में सबसे खराब स्तर का गेहूं भारत में फेंका जाता था। ये बोल के शांति बहाल करने के लिए अन्न दिया जा रहा है। हम उस देश के से चल के शुरू हो रहे हैं। तो ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि एक ऐसा दौर भी आया जब भारत को सच में आवश्यकता थी। और जैसे अभी अगर आप किसी को, मांगने वाले को सड़क पर 1 रुपए का सिक्का उछाल कर फेंकें, वो आपको पलट के आपके सिर पे मारेगा। करेक्ट। तमीज से नहीं दे सकते हो तो अपने पास रखो। दौर वहां तक बदल चुका है। तो अब भारत को आपको PL 480 लेने की आपसे जरूरत नहीं है। आपको टैरिफ लगाना है, बेशक लगाइए। आप भारत को परेशान करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन इससे भारत परेशान नहीं होगा। मैं फिर भी कहूंगा, भारत को परेशान करने के ट्रंप के पास और बहुत हथियार है, अगर चाहे तो उनका उपयोग कर सकता है। जैसे अभी तक उसने किया नहीं। उदाहरण देंगे? एक से एक उदाहरण है, कुछ तो दें, हम भी समझें। देखिए, जब जॉर्ज बुश भारत आए थे एक बार 2008 के आसपास, मनमोहन सिंह की सरकार के साथ उन्होंने न्यूक्लियर डील साइन किया था, जो मेरे ख्याल से भारत अमेरिका संबंध का एवरेस्ट है। उससे ऊंचे भारत के और अमेरिका के संबंध कभी नहीं हुए। तकनीक के तौर पर भारत आज भी अमेरिका पर निर्भर है। आप उसे सूचना प्रौद्योगिकी में देखें, आप उसे मेडिकल साइंस के इक्विपमेंट के रूप में देखें, और जितने भी नए हथियार हैं वो कहीं ना कहीं से अमेरिका के द्वारा ही बनाए जा रहे हैं, या उसकी कंपनी के लाइसेंस पर कोई और बना रहा है। और ये बड़ा आसान होगा अमेरिका के लिए। जब हम लोग 1980 के दशकों में नया नया कंप्यूटर सीख रहे थे, तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर का डब्बा उठाइए, उसके पीछे लिखा होता था कि ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक, ऐसे 7-8 देशों का नाम लिखा था जहां पर ये नहीं बेचा जा सकता है। तो वो अमेरिका बड़े आराम से कर सकता है कि ये सारा सामान भारत में नहीं बेचा जा सकता है। वो भारत के क्रिपलिंग वो होगा। ये टैरिफ से भारत को बहुत परेशानी नहीं होने वाली, लेकिन उसके बहुत दूरगामी परिणाम अमेरिका को आएंगे, केवल साख के नहीं आएंगे। तब कोई भी दूसरा देश अमेरिका के साथ किसी भी तरह का लंबे समय का करार करने में डरेगा कि पता नहीं कल ये मेरे साथ और क्या कर दे। तो ये आपको लगता है कि अमेरिका करता है, लेकिन वो करना थोड़ा मुश्किल है। यहाँ पे मैं एक सवाल लूँगा कि बीच में एक खबर आई थी कि पटना वाले खान सर जो हैं उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका गूगल को बोल दिया कि तुम भैया अपना बंद कर दो सर्विस इंडिया में, तो क्या होगा कि इंडिया का पूरा इकोनॉमी गड़बड़ा जाएगा, UPI आपका बंद हो जाएगा। बीच में उसी का काउंटर में कुछ खबर आई कि भाई हम ईमेल पे डिपेंडेंट सर्विस नहीं देते, और हम क्या करते हैं कि हम वो UPI जो है SMS बेस्ड सिस्टम है, जहाँ पे UPI को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। ये दोनों बात अपने अपनी जगह सही है, लेकिन आइए जो क्वेश्चन है बड़ा वो ये है कि अगर हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन की बात करें, जो टेक्नोलॉजी बेस्ड डिपेंडेंसी हमारी बात आप अभी कर रहे थे, कहीं ना कहीं तो वो तो गूगल का ही है। एंड्रॉयड पूरा सिस्टम ही गूगल का है। तो और गूगल का CEO हिंदुस्तानी है। ब्रेन ड्रेन हमारा वहाँ पे हो रहा है। हम टेक्नोलॉजी में उस दूसरे पे डिपेंडेंट क्यों हैं? फिर क्यों नहीं हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वायरमेंट इतना
स्ट्रांग क्रिएट हो रहा है कि स्टिल हम अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बिल्ड कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तो धीरे धीरे बिल्ड हो रहा है जो हम लोग जान रहे हैं, बट ऑपरेटिंग सिस्टम और इन सब डायरेक्शंस में क्यों नहीं काम हो रहा है? वो तभी हो सकता है जब भारत का जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा बच्चा है जो निकल रहा है आईआईटी से और बाकी जगहों से, उससे ये लगने लगे कि भारत में मेरा भविष्य है। उसे अभी लगता नहीं है। अगर उसे ये लगने लगा कि मेरा भविष्य भारत में है और मुझे यहीं रहना है, तो वो जो आप जितनी बातें कह रहे हैं अपने आप इस देश में होते लग जाएंगी। इसमें सरकार की भूमिका भारत में आईटी इंडस्ट्री के बूम में भी नहीं थी, और जो नॉलेज इकोनॉमी बन रही इसमें भी नहीं थी। लोगों ने अपने स्वांता सुखाए या अपने बढ़ावे के लिए, अपने व्यापार के लिए वो काम किए और इतनी दूर पहुँचे। तो जब लोगों को लगेगा कि मुझे भारत में रहना है, तो ये सारी चीज़ें अपने आप होने लगेंगी। चलिए, आज का वो मुद्दा नहीं है, लेकिन उस पर हम लोग फिर कभी चर्चा करेंगे। 30 जुलाई 2025 ट्रंप का 25% टैरिफ ऐलान होता है। साथ ही इंडिया दुनिया के सबसे हाई टैरिफ वाले देशों में यह स्टेटमेंट भी आता है। क्या ये तथ्यात्मक था या ओवर जनरलाइजेशन था? भारत में कुछ चीज़ों पर टैरिफ है, इसमें कोई शक नहीं है। भारत अपने देश की कुछ व्यापारिक चीज़ों को बचाने की कोशिश करता है उसमें। और ये अब जो हम जाएं मूल मुद्दे पर, ये टैरिफ आया क्यों? ये केवल ऐसा नहीं है कि उसको कहा गया कि सिंदूर नहीं लगाने देंगे तो उसने गुस्से में कर दिया। हाँ। भारत और अमेरिका के बीच में एक ट्रेड एग्रीमेंट की बात बहुत दिनों से चल रही है, बहुत दूर तक बात गई है। पीयूष गोयल काफ़ी दिन अमेरिका में रुके भी थे इस बार इस बात को करने के लिए, लेकिन बात फंस गई 3-4 चीज़ों में, जिसके बाद भारत ने कहा कि अभी ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हो सकता है, व्यापार समझौता हम नहीं करेंगे। ट्रंप का गुस्सा वहाँ ज़्यादा है। केवल नोबेल प्राइज़ या मोदी ने फ़ोन नहीं उठाया, इससे नहीं है, उससे ज़्यादा है। उस ट्रेड डील से अमेरिका का बहुत फ़ायदा होने वाला था, ये बात सही है। भारत का भी फ़ायदा होता, लेकिन भारत के कुछ वर्ग बिल्कुल साफ हो जाते हैं। मसलन जिसे हम कहते हैं ना, भारत कृषि प्रधान देश है, उनके लिए अभी से बहुत बड़ी समस्या है, आगे और बड़ी समस्या होती, क्योंकि अगर कम दाम पर मिलने वाला अनाज अमेरिका से भारत की मंडियों में गिरने लगेगा, तो हम में से कितने लोग दिल पर हाथ रखकर कहेंगे कि नहीं, मैं तो गुजरात में पैदा होने वाली दाल ही खरीदूंगा। जो स्वदेशी की बात हम कर रहे हैं, स्वदेशी कोई नहीं खरीदेगा। तो भारत का जो एक बहुत मजबूत पक्ष है, रोजगार के लिए भी है, अर्थव्यवस्था के लिए भी है, लोगों को काम देने के लिए भी छोटे स्तर पर, वो बहुत बुरे हाल में जाता। और दूसरा जो हमारा दूध का उद्योग है, डेयरी उद्योग जिसे हम कहते हैं, जो धीरे धीरे, और गुजराती आदमी होते हुए मोदी को पता है कि एक दूध का कोऑपरेटिव एक पूरे समाज को कितना बदल सकता है। ये तो अब उदाहरण बिहार झारखंड में भी सुधा और मेधा ने दिखाया है कि आप क्या कर सकते हैं। करेक्ट। उसको भारत अगर छोड़ दे, जिसके लिए भारत तैयार नहीं हुआ, और बात उन 2 मुद्दों पर मुख्यतः फंसी, और भी बहुत सारी बातें, पेचीदा बातें थी, लेकिन मुख्य ये 2 बातें थी। और अंततोगत्ता ये भारत के जो वाणिज्य मंत्री गए थे, शायद उनसे कहा गया था कि इन 2 बातों पर हम कभी भी नहीं मानेंगे, इसके अलावा जो जो बातें हो करें। 8-12 दिन तक यहाँ रहे, बात नहीं हुई, वापस लौट आए। मुख्य अड़चन वहाँ पर है, और वो अड़चन भारत अगर छोड़ देगा तो अपने देश की अर्थव्यवस्था को एक तरह से गिरवी रख देगा। तो सरेंडर वो होगा, अभी तक सरेंडर हुआ नहीं है। बस एक परसेप्शन गढ़ने की जी राजनीति हुई है अभी तक। जी। 1 अगस्त 2025 टैरिफ प्रभावी, भारत ने तुरंत काउंटर क्यों नहीं किया? कूल हेडेड डिप्लोमेसी बनाम हार्ड रिटेलिएशन, कौन सा रास्ता बेहतर है? कूल हेडेड डिप्लोमेसी भारत अपनाया है, हार्ड रिटेलिएशन बिल्कुल नहीं किया। भारत काउंटर भी कुछ नहीं किया, क्यों? ये कौन सी डिप्लोमेसी थी? लोग बोलता है, लोग नहीं, अपोजिशन ने लगाया एलिगेशन, खुल के लगाया मीडिया में, कि भारत की फॉरेन डिप्लोमेसी फेल नहीं, कोलैप्स्ड हो गई। बिल्कुल। क्या सच्चाई है? इसमें कोई शक नहीं है, अगर हम विपक्ष की बात को मान ले तो। लेकिन सच्चाई थोड़ा इससे दूर है। अच्छा। आप जब कभी भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध देखेंगे तो उसमें 3-4 चीज़ें बड़ी आपको सुनाई पड़ेंगी। एक होता है नॉर्म, मतलब किस तरीके से काम, ये नॉर्मल है कि नहीं है ना, एक बात होती है नॉर्म। दूसरा होता है प्रैक्टिस, बंदी बनाई परिपाटी कैसी है, उसके साथ हम काम करते हैं। ट्रंप के साथ ऐसी कोई परिपाटी काम नहीं करती है। अच्छा। तो आप अभी ना विश्व राजनीति में, हम नहीं, अकेले हम नहीं हैं, सारे देश के लोग एक बहुत ही अजीब सी चीज़ से 2-4 कर रहे हैं। ये आदमी 1 हफ्ते पहले पुतिन को अमेरिका बुलाता है और उनसे कहता है कि आपके ऊपर वैसे तो जुडिशियल प्रोसेस चल रही है कुछ यहाँ पर, लेकिन आपको डरने की चिंता नहीं, आप मेरे यहाँ आइए, रहिए। दुनिया भर की उनसे बात करता है
यूक्रेन युद्ध के अलावा सारी बात करता है। नोबेल प्राइज मांगने वाला आदमी जो युद्ध ही रोकना चाहता है, नोबेल प्राइज वाला आदमी सिवाय यूक्रेन युद्ध के सब बातें करता है। और उसके बाद पुतिन वापस आ जाते हैं। उनके आने के बाद वो और जोर जोर से हल्ला करके अब कहता है भारत पे 50% लगा दूंगा, कि वो जो है रूस के युद्ध को भारत पैसा दे रहा है, भारत के पैसे पे रूस युद्ध कर रहा है। रूस के बुरे दिन आए हैं, लेकिन इतने बुरे दिन भी नहीं आए हैं कि भारत के भरोसे युद्ध लड़े। करेक्ट। बिल्कुल। लेकिन है, आप एक ऐसे आदमी से डील कर रहे हैं जिसके बारे में कोई नहीं जानता। सबसे मजे की बात यह है, भारत पर 25% है, एक अभी अनदर 25% की बात है। हमसे ज्यादा टैरिफ दो ही देश को दे रहा है वो, कनाडा को दे रहा है 35% और चाइना को दे रहा है 30%। हमारा और अमेरिका का जो व्यापार घाटा अमेरिका उठा रहा है 45 बिलियन का है, और चीन और अमेरिका का व्यापार घाटा 290 बिलियन डॉलर का है। गुणा करके आप देख लीजिए, 6 बार हो रहा है, 6 गुना है। चीन के साथ अमेरिका का व्यापार घाटा 6 गुना है भारत से। और उसने बड़े प्यार से कहा उस पर मैं टैरिफ लगा नहीं सकता हूं क्योंकि मुझे ज़्यादा नुकसान होगा, उसने खुलकर कहा। तो भारत से ज़्यादा रूसी तेल चीन खरीद रहा है, भारत से ज़्यादा रूसी तेल ईयू खरीद रहा है, लेकिन उन पर वो कुछ नहीं कर पा रहा है क्योंकि उन पर वो निर्भर है। तो जहाँ पर उसकी निर्भरता नहीं है और उससे नुकसान बहुत कम होना है, वहाँ पर वो अपनी ताकत दिखा रहा है। आपको लगता है अगर भारत उसके टैरिफ को मान जाता कि हम हटा देते हैं, तुम नोबेल भी ले लो, 10% टैरिफ हम तुम्हारा लगाने देते हैं। मेक्सिको ने मान लिया, कनाडा ने भी मान लिया, अब ये कह रहा है टैरिफ और बढ़ाएंगे। तो एक तरह से शेर को खून लगने वाली बात होती है ना कि हम इसको कहाँ तक झुका सकते हैं। ट्रंप दुर्भाग्यवश आज की राजनीति में इस तरह व्यवहार कर रहे हैं जैसे पुराने जमाने में सामंत लोग किया करते थे। करेक्ट। कि मैं सल्तनत चला रहा हूं, तुम्हारी हिम्मत कैसी है कि तुम मेरे सामने मुंह खोलो, मैं तुम्हें नेस्त नाबूद कर दूंगा। और वही वो कर रहे हैं। और ये जानते हैं, मतलब हो सकता है मैं जल्दी बोल रहा हूं और ज्यादा बड़ी बात बोल रहा हूं, ये पहला इशारा होता है या चिन्ह होता है किसी साम्राज्य के अंत होने का। क्या बात है। अमेरिकी साम्राज्य का अंत 2040 से पहले निश्चित तौर पर होना है, और इसमें कोई बाहरी देश को कुछ नहीं करना है। जैसे नेता रह गए हैं पिछले कुछ दिनों में और जैसे नेता आएंगे वो ये काम स्वयं कर देंगे। उसमें न भारत को कुछ करना है न चीन को। तो कौन तीसरी शक्ति बनेगा? जो बनेगा वो न बने तो अच्छा है, हमारे बगल में ही है चीन। जी, मेरा ये अगेन हवा में अनुमान, पतंग उड़ाने वाली बात कर रहा हूँ। 2025 चल रहा है ना, 2030 के आसपास या उसके पहले ही चीन ताइवान को अटैक करके उठा लेगा और अमेरिका नहीं आएगा उसको बचाने, क्योंकि अमेरिका समझ जाएगा कि मेरा इतना नुकसान होने वाला है कि इससे नहीं लड़ो। ताइवान रख के मैं करूंगा क्या, एक छोटा सा टापू है, इसको ऐसे भी चाहिए था, रख ले भाई, तू खुश रहे। और अगर अमेरिका कूदेगा तो तीसरा विश्व युद्ध होना है, जो न चीन चाहता है, न अमेरिका चाहता है, न कोई और देश चाहेगा। तो एक छोटे से टापू के लिए आपको लगता है अमेरिका लौट के आएगा उतना दूर? खासकर इस समय जब चीन उसके लगभग बराबर का, उससे आगे नहीं है, पीछे ही, उससे काफी पीछे है, लेकिन इतना है कि उसका काफी नुकसान कर सकता है। भारत पाकिस्तान से क्यों नहीं लड़ा? मैंने कहा ना, हम तो अरे ले लेते, पीओके ले लेते, लेकिन किस मूल्य पर लेते? आप कितना नुकसान उठा सकते हैं? अंततोगत्वा उनके किसी मंत्री या प्रधानमंत्री ने कहा ना कि हम तो खटारा गाड़ी है, मर्सिडीज तो वो है, टकराएगी तो क्या होगा? भारत मर्सिडीज कार है, हम खटारा ट्रक है जो कचरा लेके जा रहे हैं, टकराएंगे तो किसका नुकसान होगा? आप अंदाजा लगा लीजिए। तो उसी पर वो देश चल रहा है। अच्छा, एक बात मैं यहाँ से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पूछना चाहता हूँ कि जो बात आप बोल रहे हैं, ये बात रूलिंग पार्टी जब अपोजिशन पूरा एक नैरेटिव सेट करने में, हो सकता है वो विदेशी ताकत का हाथ हो, मैं नहीं जानता क्या रियलिटी है, तो रूलिंग पार्टी या गवर्नमेंट जो है सो ये बात क्यों नहीं मैसेज स्ट्रांगली जनता तक ले गई कि भाई इसके पीछे और भी एजेंडा है? ये अभी नहीं चाहते, अन्यथा उन्होंने पहले दिन से ये कहना शुरू किया था। आप 1 महीना से ऊपर हो गया ना, 10 मई के बाद तो 2-3 महीने हो गए, चौथा महीना चल रहा है। भारत के सरकार के किसी भी जिम्मेदार अधिकारी ने, अजीत डोभाल हो, डॉक्टर एस जयशंकर हो, प्रधानमंत्री खुद हो, विदेश मंत्रालय के अधिकारी हो, किसी ने ट्रंप को खुलकर नहीं कहा कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। ये बात सही है और ये आरोप विपक्ष का एकदम सही है। ये आपने ये नहीं कहा कि ट्रंप तो झूठ बोल रहे हैं। करेक्ट। चूंकि अब
विश्व पटल पर खड़े होकर ऐसी बात नहीं करते हैं। जो करते हैं उनके बारे में मैं कह चुका हूँ कि वो कैसे असभ्य माने जाते हैं। भारत ने अपने तरीके से जवाब दिया है। ये कभी नहीं कहा कि ट्रंप मूर्ख है या गलत बोल रहे हैं। उन्होंने कहा तीसरे देश की भूमिका नहीं थी और पाकिस्तान ने हमसे शुद्ध विराम करने को कहा था। हम नहीं गए थे, उन्होंने कहा था, तब हुआ है, और इसमें किसी भी देश की भूमिका नहीं है। इससे ज़्यादा वो क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि आपको भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करने की एक शिष्टाचार को मानना होगा। उसको तोड़ के आप नहीं कह सकते। अब एक बात बताइएगा, 25 से 50% का जो धमकी था, ये बार्गेनिंग टैक्टिक्स था क्या, कि वो जो 2-3 प्रोडक्ट जिस पे ऑब्जेक्शन था इंडियन गवर्नमेंट को कि हम जो डेयरी प्रोडक्ट है या जो क्या कहते हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, तो उसके लिए या कोई पॉलिसी शिफ्ट था? पॉलिसी शिफ्ट तो ये आदमी करता नहीं है। ये आदमी जैसे फुटबॉल लेकर के एक ज़माने में रोनाल्डिनो नाचता था ना पूरे ग्राउंड में और लोग उसके पीछे पीछे दौड़ते थे, लगभग वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध चलाता है। इसका अगला नीतिगत निर्णय क्या होगा कहना बड़ा मुश्किल है, और कितने दिन वो नीति रहेगी ये भी कहना मुश्किल है। अब परसों के दिन वो कहने लगा कि हम और मोदी बड़े भारी दोस्त हैं, और उसके उसी दिन उसका जो एडवाइजर है वो कह रहा है कि भारत को हम छोड़ेंगे नहीं। तो एक साथ 4 आदमी, किस तरह का राजनीति है ये? एग्जैक्टली ये भी मेरा क्वेश्चन अभी नेक्स्ट यही था कि ये किस तरह का डिप्लोमेसी है? ये कहा जाता है हाइड्रा हेडेड डिप्लोमेसी, मतलब एक साथ 10 मुंह वाला आदमी बात कर रहा है। एक आपका गुणगान कर रहा है, दूसरा आपको धमकी दे रहा है, तीसरा आपको गाली दे रहा है, चौथा कह रहा है नहीं बुरा नहीं मानो, ये थोड़ा सा इनका ना मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया। तो ये किया जाता है कि अगर ज्यादा हो जाए तो उस आदमी को साइड करके बोलो चुप बैठो, और जो सुलह करना है उस आदमी को सामने कर दो। ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तो हमेशा से होते आया है। जो भी देश अपने मन का काम कराना चाहते हैं ये होता ही है। कुछ लोगों को आपको धमकाने के रखें, कुछ लोगों को आपको फुसलाने के रखें, कुछ लोगों को आपको बैकडोर से कुछ और करने के रखेंगे। तो ये वही हो रहा है। इंडिया इसको कैसे काउंटर किया? इंडिया ने अभी तक दोनों से काउंटर नहीं किया है, कभी कुछ नहीं कहा है। क्या डिप्लोमेसी लेवल पे क्या किया? डिप्लोमेटिक लेवल में भारत ने जितने पॉसिबल मंच हो सकते हैं, जहां जहां भारत के प्रधानमंत्री अभी गए या विदेश मंत्री गए, उन मंचों से अपने पक्ष को रखा है, दूसरे के पक्ष को काटा नहीं है। एक होता है ना कि वाद विवाद में भारत नहीं पड़ा है, अपने पक्ष के बारे में जो उन्हें कहना था बहुत संयत रूप से कहा है, ज्यादा नहीं कहा है। यही किया है भारत ने। अब उस पर हम लोग और आगे आएंगे जी। लेकिन 30 अगस्त 2025 दिल्ली में ट्रेडर्स का प्रोटेस्ट हुआ, ठीक है, ग्राउंड हिट कितना था और पॉलिसी कम्युनिकेशन कहाँ मिस हो गया? देखिए, दिल्ली के व्यापारियों को तो हड़ताल थोड़ी दिन रोक देनी चाहिए थी, क्योंकि इस टैरिफ से उनका नुकसान उतना ज्यादा नहीं जितना वो बताना चाह रहे हैं। इसका नुकसान कहाँ है? आपको क्या लगता है कि ये राजनीतिक ड्रिवन था? हाँ, इसका नुकसान सबसे ज्यादा है टेक्सटाइल जहाँ पर है, फार्मास्यूटिकल जहाँ पर है। दिल्ली इन दोनों में नहीं आता है। एक बहुत बड़ा है जिसको इसको आप ऑडियंस के साथ भी शेयर करें। दिल्ली इस दायरे में नहीं आता, ये पूरी तरह राजनीतिक था। हाँ, ये पूरी तरह राजनीतिक था। अन्यथा ये जहाँ पर अहमदाबाद है या महाराष्ट्र है, जहाँ पर टेक्सटाइल का काम होता है, उन जगहों पर इसका प्रोटेस्ट होता। तो मैं समझता कि हाँ, उद्योग परेशानी में। पहली बात तो ये है कि अभी तो टैरिफ लगे 15 दिन हुआ था, अभी तक तो उसका असर सड़क पर दिखाई नहीं पड़ेगा। 3 से 6 महीने में कह रहा हूं, कम से कम समय लगेगा जब आप इसको महसूस करेंगे। जो एक है, और जहां से भारत का सी फूड बहुत जाता है, अमेरिका में 5.5 बिलियन तो खाली सी फूड जाता है, उस पर बहुत तगड़ा असर पड़ने वाला है। वो लगभग शून्य हो जाएगा। कहाँ से? भारत से जाता है। कौन से? महाराष्ट्र से, गोवा से, जो तटीय क्षेत्र है उनसे, वहां से उन पर असर पड़ेगा, भारी असर पड़ेगा। लेकिन वहां की प्रोटेस्ट आपने नहीं सुनी होगी। 4 सितंबर 2025 क्वाड समिट ड्रॉप, इंडिया का रूस चीन के साथ समिट। यह मल्टी अलाइनमेंट है या यूएस का संदेश? एक साथ कई चीजें हैं इसमें। क्या अब थोड़ा डिकोड कीजिएगा? देखिए, कल अगर चीन को अमेरिका एक अच्छा न्योता देता है कि आप हमारे साथ ये डील करेंगे तो हम ये देंगे, उस दिन चीन भारत को छोड़ के चल देगा। बिल्कुल चल देगा। यही काम रूस भी करेगा। अच्छा। वो इसलिए करेगा कि पूरे विश्व की राजनीति में मित्रता, भाईचारा और बाकी संदेश ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए होते हैं। इन सबसे ऊपर एक दूसरी चीज होती है जिसे कहा जाता है राष्ट्रीय हित, नेशनल इंटरेस्ट। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था
भारत का राष्ट्रीय हित अपने स्वार्थों को साधने में नहीं है, विश्व शांति को फैलाने के लिए है। इसलिए हम चीन का हमेशा समर्थन करेंगे। ये 50 में कहा था चीन के बनने के 2 महीने के अंदर। उसकी हमने जो भी कीमत अदा की वो अलग बात है। आपका राष्ट्रीय हित कभी भी आपके पड़ोसी की बरकत नहीं हो सकती। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, धार्मिक किताबों में हो सकती है, नीति शास्त्रों में हो सकती है। आप खुद सोच कर देखिए। कहना बहुत आसान है कि दुनिया जो है, आप पढ़ने जाइएगा अंतर्राष्ट्रीय संबंध तो लोग कहेंगे दुनिया जीरो सम गेम नहीं है, मतलब उसके नुकसान से आपका फायदा ऐसा संभव नहीं, सबका फायदा हो सकता है। कोई उदाहरण हो तो बताइए जहां सबका फायदा एक साथ हो रहा हो। नहीं होता है। तो अपने राष्ट्रीय हित को साधने के लिए चीन बड़े आराम से अमेरिका से वो संबंध बना सकता है। एक मैं लेकिन इसमें बात कहूंगा, रक्षा के लिए उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि उनका जो ऐतिहासिक दुराव रहा है वो इतनी जल्दी गायब नहीं होगा। और ये बात रूस जानता है। छोटे से बात में समझिए ना, यूक्रेन ने जब रशिया टूटा, यूक्रेन एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। सारे यूरोपीय देश आए उसको बोलने की, अरे तुम कितने महान आदमी हो भैया, ऐसा करो ये न्यूक्लियर सामान रखे हो ना, ये हमको दे दो, काहे रखे हो। कल कुछ झगड़ा झंझट हो गया, देखो हम वहाँ चेर्नोबिल में रशिया का वो फट गया तो बड़ी दिक्कत हुई, ये हम लोग हटा देते हैं, यहाँ मत रखो, तुमको दिक्कत होगी, बहुत पैसा वेस्ट होगा। बाकी पढ़ने लिखने संस्कार संस्कृति के लिए पैसा हम दे रहे हैं ना। यूक्रेन ने कहा साहब ले जाइए। जब रशिया ने अटैक किया तो यूक्रेन ने कहा कि हमने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती वो की जब अपना न्यूक्लियर आर्सेनल इनको दे दिया। अगर आज मेरे पास न्यूक्लियर आर्सेनल होता, रशिया घुसता नहीं था। सबसे बड़ा उदाहरण पीओके और भारत है। घुसने के पहले आपको पता है कि ये रिटेलिएशन हो सकता है, वो करेगा नहीं करेगा कोई नहीं जानता, लेकिन है ना भाई उसके पास। तो बड़े आराम से रशिया घुस गया, जो जगह पसंद आई उठा ली। और बहुत ज़्यादा अगर मैं नीतिगत बात करूं तो रशिया ने आक्रमण किया है खुलेआम। उसके कारण बता रहा हूं क्यों किया है। आपने यूक्रेन को रशिया से अलग किया, कोई बात नहीं। उसके बाद आपने कहा इसको नाटो का मेंबर बनाते हैं। तो आप मेरे घर में घुसकर दूसरे आदमी को, मतलब मेरे एक तरह से मेरे कजिन के घर को आप घुस करके आप मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, तो मैं कितने दिन बर्दाश्त कर सकता हूँ। रशिया ने यही कहा कि मेरी दिक्कत यूक्रेन से कम है, मेरी दिक्कत आप लोगों से है, जो आप लोगों ने इसको ढाल बनाकर मुझे घेरने का काम शुरू किया था। पोलैंड में आप आए, सब जगह आए, फिर आप मेरे नाक तक आ गए। कल आप कुछ और क्लेम करके मेरे ऊपर आ जाओगे, इसलिए मैंने ये निर्णय लिया और इस पर मैं आया हूँ। तो रूस के लिए उतना आसान नहीं होगा, लेकिन आसान चीन के लिए भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर उसे लगेगा कि इससे भारत का नुकसान होने वाला है तो ऐसे फैसले वो ले सकता है। अभी जो भारत के प्रधानमंत्री चाइना दौरे पे गए जी, क्या अमेरिका कोई मैसेज देना चाहते थे? निश्चित तौर से देना चाहते थे। 7 साल के बाद गए हैं मिलने आमने सामने शी जिनपिंग से, और शी जिनपिंग को पता था कि अभी भारत की उंगली दबी हुई है। तो उसने देखा कि अच्छा मौका है, मुझे भारत से कोई प्रेम नहीं है, लेकिन अमेरिका को मैं संदेश दे सकता हूँ कि कल जिस तरह तुम भारत का टट्टू इकट्ठा कर रहे थे वो मेरा भी मित्र हो सकता है। और भारत को ये हम सुनकर बहुत अपमानित महसूस कर सकते हैं। ओबामा राष्ट्रपति बनने के समय से, उसके पहले बुश के राष्ट्रपति बनने से, जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो 2000 में बने, भारत को उसके पहले क्लिंटन बने, भारत को केवल और केवल चीन के खिलाफ एक शक्ति के रूप में देखा गया है। भारत को एक अपने आप में स्वयंभू स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जिसकी हैसियत है, उस हिसाब से देखने का काम केवल कुछ दिनों के लिए जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने किया, जिसने न्यूक्लियर डील साइन किया था। अन्यथा ये मानकर चले हैं कि अगर चीन बढ़ेगा तो उसको गिराने के लिए एक देश चाहिए। तो अभी पूरे एशिया में या इस पूरे क्षेत्र में, दक्षिण एशिया प्रशांत क्षेत्र में, एकमात्र देश भारत दिखता है जो शायद उसके बराबर खड़ा हो सके। होगा कि नहीं ये तो कहना बहुत मुश्किल है। और जो चीन गया उनसे पूछे, चूंकि मैं 3 बार गया हूँ, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कहाँ पे डिफरेंसेस है? कहाँ नहीं है। कहाँ से शुरू सवाल ही जवाब है। कहाँ से शुरू करूं? आप पीकिंग विश्वविद्यालय चले जाइए। पीकिंग विश्वविद्यालय के दरवाजे पर मैं जब घुसता हूँ, 3 सिक्योरिटी गार्ड खड़े होकर पूछते हैं पासपोर्ट दिखाइए, आपको किन से मिलना है। फिर मैं उस ऑफिस जाता हूँ, अंदर में कोई रोक टोक नहीं होती है। एक विद्यार्थी से मैं भारत चीन संबंधों के बारे में बात करना चाहता हूँ, विद्यार्थी मुझसे कहता है कि ऐसा करिए कि सड़क पे चलिए बात करते हैं, यहाँ बात नहीं करूँगा। तो मैंने पूछा सड़क पे चलते हुए कि भाई ये कौन सा हुआ, अच्छा है घूमने के लिए, मौसम अच्छा है, ठंडा है, फिर भी। उसने कहा वहाँ पर पता नहीं कौन कहाँ क्या सुन रहा है, कौन सी डिवाइस कहाँ लगी है। और मेरे ऊपर इनकी नज़र है, चूँकि मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मेरा PhD का एडमिशन हुआ था, उसके बाद से मैं इनकी नज़रों में खटका हुआ हूँ। ये तो हुआ सर्वेलेंस। अब दूसरी कहानी सुनिए जो बड़ी
मज़ेदार है और मैं शायद इस बात पहली बार पब्लिकली बोल रहा हूँ। मैं चीन में गया तो मुझे कुछ कुछ लोगों से मिलना था, अपने जिसे हम फील्ड वर्क कहते हैं। मुझे नहीं पता था कि वो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का ट्रेनिंग सेंटर है, जहाँ पर एक आदमी से मुझे बुलाया था कि आइए आपसे बात करते हैं। मैं गया, फिर से चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का ट्रेनिंग सेंटर था ये, मुझे बाद में समझ में आया। उस दिन समझ में, जब मैं गया तब तो कुछ नाम पढ़ा चला गया। उसमें उनका काम था उनके मेंबर को अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में पढ़ाना, यही वो काम करते थे। तो उन्हें लगा रहे हिंदुस्तानी आ रहा है, बुलाओ। और एक बात में चीनी हमसे बहुत आगे है, इतनी उदारता से आपका स्वागत करते हैं कि आपको लगेगा कि आप भारत के प्रधानमंत्री हैं। गिफ्ट देने में, तमीज़ से बात करने में, कोने में बिठाने में, बहुत। तो मैं जब गया तो सबसे मज़े की बात थी कि मैं चीनी भाषा उतनी बोल सकता हूँ जितनी आप, मतलब 0। तो मैं जहाँ जाना होता था होटल में, उसका एड्रेस कागज़ पे चीनी भाषा में लिखवा के ड्राइवर को दिखाता था और वहाँ पहुँचता था। तो वहाँ पहुँचा, उतरा, हड़बड़ी में मेरा फ़ोन टैक्सी में छूट गया। जब मैं उस जगह पहुँचा तो एक जो सेक्रेटरी थी, छोटी सी लड़की, उसने कहा बैठिए, ये वो चाय जो पियेंगे। तब तक मैंने देखा कि मेरा फ़ोन नहीं है, गायब हो गया। तो मैंने उससे कहा, ओ माय गॉड, मेरा तो फ़ोन छूट गया। बीजिंग में 10-15 लाख टैक्सी चलती होगी। तो उसने पूछा, टैक्सी का रसीद लिया आपने? मैंने कहा नहीं, हमको लगा क्या करना है टैक्सी का रसीद ले, कुछ लिया नहीं, उसका नंबर भी देखा नहीं। उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं। होटल से कब निकले थे? तो आदमी का रास्ता कैसे बदलता है आप देखिए। मैं निकलते समय मैंने केवल, जब वो बैरियर होटल का उठता है, हर जगह वो गेट लगे, गेट जब हट रहा था तो मैंने खाली घड़ी देखी कितनी देर में वहाँ पहुँचूंगा, समय पहुँचूंगा कि नहीं। तो मैंने कहा 8:00 पे 28 मिनट पे या 7:28 मेरी टैक्सी निकली थी होटल। तो कहा ठीक है, अब जाइए, मीटिंग करिए। मीटिंग करके लौट के आया, उसने कहा आपका फ़ोन। अब सुन कहानी, आपको लग रहा है ना कि ये तो मैं परी कथा सुना रहा हूँ, ये तो असंभव है, ये तो पुराण की बात हो गई कि वेद व्यास जी चले जा रहे थे, वहाँ से उनका फ़ोन मिल गया। ना ना ना, उसने होटल फ़ोन किया और ज़रूर अपना परिचय दिया कि वो कहाँ से बोल रही है। और उसने कहा अपना CCTV कैमरा चेक करो, 7:28 पे इस वाले दरवाजे से कितनी टैक्सी निकली, नंबर बताओ। उसने सारे टैक्सी कंपनी, जो 2 या 3-4 टैक्सी निकली होगी, उनको फ़ोन किया, बोला वहाँ से यहाँ पर कौन आया है, तुरंत अपने सारे ड्राइवर को फ़ोन करो, पता करो। ड्राइवर को फ़ोन गया, हाँ मेरे पास गाड़ी में फ़ोन छूटा हुआ, वो आदमी टैक्सी वाला गाड़ी चलाकर यहाँ आया, फ़ोन रख के बगैर एक पैसे दिए वहीं से चला गया। तो पुलिस स्टेट है चाइना, किस लेवल तक है हम सोच नहीं सकते हैं। स्वतंत्रता की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, ये सब वहाँ कुछ नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। 2 ही चीज़ें होती हैं, अनुशासन और कठोर परिश्रम। इसके अलावा तीसरी चीज़ के लिए वहाँ जगह नहीं है। अब उसकी अच्छाई बुराई हम बहुत सारी कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने वहाँ पर देखा है लोगों को जिस तरह से काम करते हुए और जितनी शिद्दत से देश के बारे में सोचते हुए, वो आपको कम देशों में मिलेगा। और ये केवल चाबुक के डर से नहीं हो सकता है, उससे इस बात में विश्वास होगा कि ये देश मेरा है और इस देश को बाकी देशों से बड़ा होना है। तो ये उस देश की खासियत है जो हमसे अलग है। भारत में एक उदाहरण, और पॉडकास्ट लंबाई हो रहा है तो सही। हाँ, मजे में। 1975 में भारत में आपातकाल लगा, आज तक हम छाती पीट रहे हैं, आपातकाल में ये हुआ वो हुआ। 1990 के आसपास चीन में विद्यार्थियों ने विद्रोह किया, शानामैन स्क्वायर में तंबू लगा के कि ये सरकार अब जाने वाली है। सरकार ने फौज भेज दी तोप के साथ। कितने लोग मरे आज तक कोई नहीं जानता, 1000 थे, 500 थे, 5000 थे, कोई नहीं जानता। आज तक किसी विश्वविद्यालय में एक विद्यार्थी की हिम्मत नहीं है कि उस दिन एक कैंडल जला दे उनकी याद में। संभव नहीं है, क्योंकि उनके पास उसके लिए न समय है न वो करने देंगे। नियंत्रण इस पार्टी का, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का इतना ज़बरदस्त है, और उन्होंने ये ठान रखा है कि हमें विश्व की महाशक्ति बनना है, चाहे जैसे बनना हो, जो कुछ भी करना होगा हम करेंगे और बन के रहेंगे। ये उनका मिशन है। जो लोग पढ़ने गए थे बाहर चीन से, जिन्होंने अमेरिका में न्यूक्लियर साइंस में काम किया, वो लौट के चीन आ गए। बाद में अमेरिका में उन पर केस चला कि इन्होंने यहाँ की बहुत सारी जानकारी लीक कर दी, यहाँ से लेके चले गए। करते रहो केस, हमको वापस आना नहीं है, हमारा काम हो चुका है, अब हम यहाँ हैं। और अभी जब भारत के प्रधानमंत्री SCO मीटिंग से लौट आए हैं, उसके अगले दिन उत्तर कोरिया के नेता पहुँचे, किम जोंग उन, पुतिन साहब वहीं थे, और बहुत बड़ी फौज की परेड की है चीन ने शानामैन स्क्वायर के वहीं पर, जहाँ पर शानामैन स्क्वायर है बीजिंग में। और जो हथियार दिखाए हैं वो भारत के लिए भी नहीं दिखाए हैं, वो ट्रम्प साहब के लिए संदेश है
कि ये तो खाली दिखा रहे हैं, तो जो नहीं दिखा रहे उसका अंदाजा इसके हिसाब से लगा लेना। कोई और देश उसके अभी सामने ठहरने की हालत में नहीं है अमेरिका के अलावा, कोई दूसरा देश नहीं है, भारत भी नहीं है। हाँ, भारत क्या कर सकता है, एक कहते हैं ना गिव हिम अ ब्लडी नोज, मतलब कम से कम इतना नुकसान कर दो कि उसको भी पता लगे, वो भारत कर सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म युद्ध के बारे में मुझे नहीं लगता कि हम, ये एक बड़ा वजह हो सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर में हम चुप लगा लिए। हो सकता है, लेकिन हमको लगता है खाली चीन इसमें एक छोटा तत्व था। हाँ। मुख्य कुछ अमेरिका का बहुत ज़्यादा। क्या रोल हो सकता था? ये तो सीधे हम अटैक करके उसको बर्बाद कर देते। बर्बाद तो हम कर ही देते। हाँ। और भारत ने क्या किया, बहुत देर से बर्बादी शुरू की। पहले दिन तो हम लोगों ने टेररिस्ट सेंटर के नाम पर अटैक किए, नहीं हम सिविलियन को नहीं मारेंगे और चले आए। जब वापस उन्होंने अटैक किया, जिसमें लगता है कि भारत के 1-2 विमान जरूर गिरे, उसके बाद भारत ने अपनी वायुसेना को खुली छूट दे दी कि जितने टारगेट तुमने लगा रखे हैं सब चला लो। और उसके बाद भी बहुत सारे बचे हुए थे। और जानबूझकर भारत ने ऐसे ऐसे जगहों पर टारगेट किया था जिससे उसको ये मैसेज जाए कि हम कहीं भी मार सकते हैं और कभी भी मार सकते हैं। ट्रू। हारने की वजह उसकी ये थी। लेकिन उस बीच में उसने अमेरिका से क्या समझौता किया ये मुझे नहीं पता है। और एक खासियत तो मैं कहूँगा इस देश में, पाकिस्तान में एक बात है, दुनिया का सबसे भाग्यशाली देश है पाकिस्तान। जो उसके बारे में आपसे कुछ भी कहता है झूठ कहता है कि अरे वहाँ गरीबी है, ये है, वो कुछ नहीं है। उससे भाग्यशाली देश नहीं हो सकता है। उदाहरण, मोहम्मद अली जिन्ना गवर्नर बने पाकिस्तान में, तो कुछ वहाँ पे लोग उनसे मिलने आए कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, ये नहीं हो रही, वो नहीं हो रही। उन्होंने कहा साहब हमने मुल्क के लिए इतनी कुर्बानी दी, आप हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। जिन्ना ने कहा तुम्हें पता है इस मुल्क के लिए काम किसने किया? मैंने और मेरे स्टेनो ने, जो लिखता था मेरा बताया हुआ लेटर, तुम्हारा कुछ काम नहीं था, जाओ। दूसरा, 1948 में वहाँ के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान, जो वैसे भारतीय थे, वहाँ गए पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका में। तो न्यूयॉर्क टाइम्स के एक पत्रकार ने उससे पूछा कि प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान, व्हाई डू यू नीड सच अ बिग आर्मी? लियाकत अली खान ने कहा, इफ़ यू एश्योर मी माई सेफ्टी फ्रॉम इंडिया, आई डोंट वांट एनी आर्मी। सो इफ अमेरिका सेज दैट वी आर गोइंग टू प्रोटेक्ट यू, आई डोंट नीड एन आर्मी। टिल दैट हैपेंस आई विल कीप माई आर्मी। तो पहले दिन से उसने कहा है कि भाई मेरे पास विश्व का एक ऐसा भौगोलिक स्थान है जो मैं अब कह सकता हूं कि शायद पूरी दुनिया में ऐतिहासिक तौर पर सबसे ज़्यादा सेंसिटिव, स्ट्रेटेजिक और इम्पॉर्टेंट है। तो कैसे? भारत में जितने भी माइग्रेशन हुए हैं, चाहे शक हो चाहे हूण हो, सब वहीं से आए हैं, उसी रास्ते चल के आए हैं। ट्रेड के लिए, लोगों के आने जाने के लिए, यूरोप और एशिया को जोड़ने के लिए वही मार्ग था सबसे ज़्यादा। तो एक मेरे चीन के दोस्त ने बड़ी अच्छी बात मुझसे कही, जो मैं सुन के हंसता हूँ, क्योंकि चीन में आपको याद है बीजिंग के बाहर एक दीवार बनी जिसका नाम बीजिंग वॉल। उसने कहा ये इसलिए बनाई थी कि बाहर से लोग आके अटैक करते थे, उनको रोकने के लिए दीवार बना दी। तो उसने मुझसे बड़ा एक सुबोध सवाल पूछा कि जब तुम्हारे यहाँ सब लोग आ रहे थे खैबर पास से, वहाँ दीवार क्यों नहीं बना दिए? तो सही है, लेकिन हम लोग उतना दूर सोच नहीं पाए, तभी आप हमसे आगे। तो जो भी उस रास्ते से आया है, जब रशिया बहुत मजबूत हो गया तो रशिया को एशिया में रोकने का एक ही रास्ता बचा था, और वो था ऐसा एरिया जहाँ आज पाकिस्तान है उस पर कंट्रोल करना। पूरी ब्रिटिश हुकूमत उसी काम में लगी रही। अफ़गानिस्तान को कभी नहीं जीता इसलिए कि इसे छोड़ दो, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन उसके नीचे हमको रहना है और इसको बचा के रखना है। जो भी अफ़गानिस्तान कंट्रोल करने गया वो ख़त्म हो गया। ब्रिटिश हुकूमत खुद जितने बार कोशिश की, 3 बार अफगान लड़ाई, तीनों बार हारे, भाग कर वापस आए। रशिया जैसा देश 1900, जब मैं स्कूल में पढ़ता था, जब मैंने पढ़ा कि रशिया अफगानिस्तान पहुंच गया है, रशिया की ताकत का अंदाजा आज के ज़माने में कोई नहीं कर सकता। जो 70-80 के दशकों में रशिया का दबदबा था देश में, विश्व भर में, कोई सोच नहीं सकता था, लेकिन ख़त्म हो गया 10 साल में। USSR टूट गया, अलग अलग देश बन गए और ख़त्म हो गई सल्तनत। अमेरिका गया, किसी तरह इज्जत छोड़कर भागा, बचा कर नहीं भागा कि प्लेन में भाग रहा है, आखिरी उसके बाहर लोग लटक रहे हैं, वो गिर रहे हैं। जो भी उस देश में जाता है वो तबाह हो जाता है, लेकिन उसको अगल बगल से नियंत्रण में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इधर रशिया है, इधर हिंदुस्तान है, बाकी सब यूरोप का खेल वहाँ से होता है। तो उसका शुरू से नाम रहा है द ग्रेट गेम, और उस गेम में ब्रिटिश एम्पायर भी उसमें इन्वॉल्व थी, उसके बाद के देश भी इन्वॉल्व रहे। पाकिस्तान ऐसे भूभाग पर है जो सामरिक तौर पर बड़ा महत्वपूर्ण है, और वो हमेशा तैयार है किराए पे देने के लिए। हाँ भैया आप ले लो, चैनक तुम आओ, बना लो, ग्वादर में पोर्ट बना लो,
सड़क बना लो, जो करना है करो, क्योंकि हम तो कुछ करेंगे नहीं, किराए पे जो काम मिल जाए उससे हम चलाएंगे। अमेरिका आया, जब उसने अफगानिस्तान पे अटैक करना था, पूरा देश खोल दिया, जो करना है करो, जहाँ से जो माल उतारना है उतारो, जो करना है करो। दोबारा जब मुशर्रफ थे तब भी उसने यही काम किया, तालिबान। अब मेरे यहाँ पे एक सवाल आता है कि अमेरिका जब आया और पाकिस्तान में न्यूक्लियर अपना वेपन्स जो वो स्टोर कर रहा था, ये इंसिडेंट के बारे में थोड़ा बताएंगे, इसकी जरूरत अमेरिका को कब और क्यों पड़ी? जब से चीन ताकतवर होने लगा, या शायद उसके पहले से होगा। 1950 के दशक में, बड़ा मजेदार है, इतिहास पढ़ना नहीं चाहिए, पढ़ने से नुकसान होता है। नुकसान ये होता है कि 1955 के समय में प्रधानमंत्री नेहरू को लगा कि हम एक कूटनिरपेक्ष सम्मेलन करेंगे, नॉन अलाइंड मूवमेंट बनाएंगे, है ना। उसको बनाने के पहले उन्होंने एक प्रिपरेटरी काम किया था कि हम एफ्रो एशियन कुछ कॉन्फ्रेंस करते हैं छोटी मोटी, उसमें सबको बुलाते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो जब बुलाया गया सबको कि भाई हम किसको किसको बुला रहे हैं, जरा आप सब फॉरेन मिनिस्टर बताइए। और भारत के फॉरेन मिनिस्टर तो जन्म से लेकर मृत्यु तक, मतलब भारत के जन्म से लेकर अपनी मृत्यु तक एक ही आदमी थे, ये भी गए थे। दो लोगों ने बहुत खड़े होकर हल्ला किया कि चाइना को कोई नहीं बुलाएगा, वरना हम लोग बायकॉट कर जाएंगे। अब नाम सुनिए विरोध करने वालों का, पाकिस्तान, श्रीलंका, बाकी किसी ने विरोध नहीं किया, यही दोनों ने विरोध किया। क्योंकि पहले दिन से इनको अमेरिका ने कहा था कि तुम मेरे गुट में रहोगे तो 4 पैसा दूंगा, नहीं तो बहुत मारूंगा। आज वो देश जहां पर अमेरिका ने चाइना पर स्पाई करने के लिए सैटेलाइट पाकिस्तान के टेरिटरी में लगाए हैं 60s में, आज वो चीन को क्या कहता है कि समुद्र से भी गहरा और पहाड़ से भी ऊंची हमारी दोस्ती है। ये तो दोस्ती की मिसाल है उनकी। तो सबसे अच्छी अपनी जमीन का उपयोग करने वाला अगर कोई देश है तो वो पाकिस्तान है, और कोई देश नहीं कर पाया है, और इतने साल तक करते रहना, ये भी तो खासियत है। और अभी भी कर ही रहा है, आज भी कर रहा है और आगे भी करेगा। तो अभी उसके लिए दिक्कत तभी हो सकती है जब चीन और अमेरिका के बीच में खुलेआम कन्फ्रंटेशन है, तब इसको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि तब भी वो गेम अच्छे से कर, आदत पड़ चुकी है ना, इतने साल से कर ही रहा है, सबके साथ कर लेता है, आगे भी करते रहेगा। हम लोग कहीं बहुत दूर चले गए। हाँ ठीक है, वापिस आते हैं। हार्डलाइन ट्वीट्स, ट्रूथ सोशल पोस्ट डेटा पर भारी पड़े या उल्टे निवेशकों की अनिश्चितता बढ़े, इन सब चीज़ों से भारत में निवेशकों की चिंता बहुत बड़ी है। अभी कुछ कम है क्योंकि अभी इसका सड़क पर प्रभाव नहीं दिख रहा है। सड़क पर मेरा प्रभाव से मतलब आंदोलन से नहीं है, सड़क पर प्रभाव तब पड़ेगा जब जो भारत के सामान भेजने वाले लोग हैं इनके ऑर्डर कैंसिल होंगे। कल हावड़ी मोदी का जो 2 दिन पहले उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, ठीक है, 2019 की दोस्ती दोहराई है, क्या इसके पीछे का पॉलिटिक्स है या डिप्लोमेसी है? नहीं, इसमें डिप्लोमेसी नहीं है। वो एक हम लोग अंग्रेजी में फ्रेज कहते हैं ऑफ द कफ या शूटिंग योर माउथ। तो ये आदमी बोल पहले देता है, सोचता बाद में। तो ये लगभग उस तरह की बात है। किसी पत्रकार ने पूछा कि वहाँ पर गए हुए हैं तो क्या हमारे संबंध अच्छे रहेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे संबंध पहले से बहुत अच्छे हैं, वो तो मेरे पुराने दोस्त हैं। ये उस तरह की बात है, इसका कोई अर्थ नहीं है। अगर नीतिगत निर्णय परिवर्तन नहीं होता है तो इसका कोई अर्थ नहीं है। क्या लगता है आपको, नीतिगत परिवर्तन निर्णय के लिए वो जाएंगे? वो भारत के साथ बहुत दिनों तक तनावपूर्ण संबंध वो भी नहीं चाहेंगे, केवल इसलिए कि भारत का महत्व केवल आर्थिक नहीं है। एक क्या हुआ ना, भारत में अहिंसात्मक आंदोलन के बाद जब भारत एक नया देश बना तो गांधी के बताए हुए रास्ते का नेहरू को बड़ा फ़ायदा हुआ विश्व में राजनीति में, ये कहने का कि हम लोग अहिंसा और बगैर युद्ध के पूरे विश्व का एक नया तरीका बना सकते हैं। वो एक जिसे हम कहते हैं ना साख भारत की, वो अभी भी काम कर रही है, इतने सालों बाद भी कर रही है। वो आगे पीछे इसके बारे में सोचना पड़ेगा इनको। अभी जो टफ नेगोशिएटर का घर में इमेज बना है और मोदी जी का, इसमें चुप्पी रणनीति जो उन्होंने अपनाया है बनाम स्ट्रॉन्ग पब्लिक रिस्पॉन्स जो रहा है, क्या लगता है इससे मोदी जी का इमेज कैसे बैलेंस होता है? अगर अगले 4 से 6 महीने में भारत के जो टैरिफ हैं वो हटते हैं या घटते हैं, दोनों ही हालत में, वो मोदी का मास्टर स्ट्रोक मान लिया जाएगा कि आपने उस आदमी को जो एक वो बात कहते हैं ना, आप सांड के सामने लाल लुंगी मत पहनिए। तो मोदी लगभग वही काम कर रहे हैं कि इसको और हम उत्तेजित नहीं करें, प्रोवोक नहीं करें, थोड़े दिन इसको चैन से रहने दें। कोई ना कोई आदमी इसको भी समझाएगा और या शायद खुद भी समझेगा कि ये सही तरीके से नहीं विदेश नीति चलती, इस तरह से नहीं चलती है। एक है बीजेपी का धैर्य रखो बनाम विपक्ष का फॉरेन पॉलिसी फेल, किस नैरेटिव ने पब्लिक माइंड से पकड़ा और क्यों? शुरुआत में तो सरेंडर वाली बात चली थी, ये बात सच है।
धैर्य रखो वाली बात अब चल रही है। अगर ट्रंप ने टैरिफ नहीं लगाया होता, नंबर एक, और यदि मोदी ने टैरिफ लगते ही सरेंडर कर दिया होता, तो विपक्ष का तो बल्ले बल्ले हो जाता। वो उसने किया नहीं। विपक्ष चाहता है कि ये मोदी उसके बारे में कुछ कहे कि वो झूठा है या वापसी कुछ कार्रवाई करे। वो करेगा तो भारत और फंसेगा, ये बात सबको पता है। तो ये एक तरह से उससे दिखा रहे हैं कि तुम करो ना, हम तो इंतजार कर रहे हैं कि तुम ऐसा कुछ करो जिससे हमको बोलते बने। अभी इनके पास बोलने को कुछ नहीं है, क्योंकि भारत ने शायद बहुत परिपक्व कूटनीति दिखाई है अभी तक, तो जो कम से कम आंतरिक मामलों में तो प्रधानमंत्री नहीं दिखाते हैं, लेकिन विदेश मामलों में पता नहीं कैसे उन्होंने बहुत ज्यादा मैच्योर्ड कूटनीति बहुत धैर्य दिखाया है। अब ये जिसकी भी सलाह हो, लेकिन रही है ये। अच्छा, इंटरनल में आप क्यों बोल दिया ऐसा? क्योंकि आप उनकी राजनीतिक रैलियां सुनिए ना, क्या तो 2 दिन पहले कोई नेता कुछ बोल के जाता है तो उसका जवाब वो घूम फिर के दे ही देते हैं। इस बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा, विदेश के मामले में उन्होंने कभी नहीं कहा, केवल ट्रंप नहीं। लेकिन मणिपुर वाला कांड पे भी तो कुछ नहीं कहा। हाँ, वो भी एक शारीरिक चुप्पी मान के चली। हाँ, कि वो एक ऐसा मामला है जिस पर वो किस तरह की कूटनीति है? वो कूटनीति नहीं है, वो अपनी असफलता को स्वीकार करना नहीं चाह रहे, क्योंकि वहां पर उन्हें बहुत मूलभूत परिवर्तन करना होगा, जैसे वो प्रदेश चल रहा है और जैसे लोगों के द्वारा वो प्रदेश चल रहा है। अच्छा, तो उसमें इनको कुछ कदम वापस लेने होंगे, जो शायद ये उसके लिए प्रस्तुत नहीं है। उस पर कभी और हम लोग बात कर लेंगे। महंगाई काबू में रखने के लिए रूसी तेल, क्या यह संप्रभुता की जरूरत थी या यूएस को खुला संदेश? पब्लिक को ये बात कैसे समझाया जाना चाहिए, क्योंकि पब्लिक को तो कोई फायदा हुआ नहीं कि हम सस्ता तेल खरीदे थे, देखो फायदा हुआ है। हाँ, सस्ता तेल खरीदने का फायदा भारत सरकार को हुआ, और ये भारत सरकार अच्छा, का एक नैरेटिव और चल रहा है, सस्ता तेल खरीदने का फायदा मुकेश अंबानी को हुआ। क्या सच्चाई? रिफाइनरी उनकी सबसे बड़ी है, तो उनको जरूर फायदा हुआ होगा, इसमें कोई शक नहीं। तो जनता को क्यों नहीं ये फायदा पहुंचाया गया? क्योंकि जो उसके बीच के पैसे आपने बचाए, उसको आपने और देश के अन्य कार्यक्रमों में लगाया। जैसे आप चाहते हैं कि कुछ लोगों को आप गैस का सिलेंडर कम दाम पर दें, जैसा आप चाहते हैं कि अन्न वितरण का आपका कार्यक्रम चलता रहे, जैसा आप चाहते हैं शिक्षा में हम और लगाएं, तो पैसा पीढ़ी में तो नहीं आएगा ना, आप कहीं से कमाएंगे तभी ना लगाएंगे। तो ये बात सरकार के तरफ से जनता को क्यों नहीं समझाई गई? जो बात आप इतने अच्छे तरीके से हमारे पॉडकास्ट में रख रहे हैं, ये बात सरकार के जो नुमाइंदे थे, रिप्रेजेंटेटिव थे, जो टीवी डिबेट पे जाते हैं, जो रैली करते हैं, उसमें वो बात क्यों नहीं रखते? देखिए, एक समय ना हम लोग, आपने भी बचपन में याद किया होगा, भाजपा के प्रवक्ता बोलने में बड़े दक्ष होते थे, चाहे सुषमा स्वराज हो, अरुण जेटली हो, प्रमोद महाजन हो। वाजपेयी जी बहुत कम आते थे, लेकिन जब आते थे लोग इंतजार करते थे क्या बोलेंगे। भाजपा में अब जो है प्रवक्ताओं में एक शालीनता और शिष्टता की कमी है। ये अपने ऊपर इतने मुग्ध होकर बात करते हैं ना, जैसे कि ये ज्ञान का अंत है, इसके बाद किसी कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। इनकी बात जनता सुन रही कि नहीं, इस पे ध्यान नहीं। इनका ध्यान ये है कि मैंने इसकी बात कैसे काटी, इसको मैंने कैसे नीचा दिखाया, और तू मैं कितनी जोर जोर से हुई। जब आप तू मैं पड़ जाएंगे तो आप काम की बात नहीं कर पाएंगे। और दुर्भाग्यवश सारे दूरदर्शन में, जितने भी दूरदर्शन मतलब टेलीविजन चैनल में, ऐसा हो गया है कि अब कबड्डी खेलो और काम की बात बिल्कुल नहीं होती है। इसीलिए जो इनके अच्छे कामों का संदेश है वो भी आम जनता तक नहीं पहुंच पा रही। मैं भी वही कहना चाह रहा हूँ। ये बिल्कुल सही बात है। तियानजिन समिट, उसी समय रूस चीन के साथ मंच पे, क्या ये स्ट्रेटेजिक बैलेंस था या अमेरिका को मत दबाव वाला स्ट्रॉन्ग सिग्नल? दोनों था, ये निश्चित तौर से दोनों था। इसको थोड़ा डिकोड करेंगे आप डिटेल्स में। सबसे पहले ये कहना था कि भारत अकेला नहीं है, इसके पास अभी भी और कुछ विकल्प हैं। चीन से हमारे संबंध तनावपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन उन तनावों के बावजूद 1947 में भारत आज़ाद हुआ, 1949 में चीन, 1962 की छोटी सी एक युद्ध को, मैं छोटा युद्ध कहूँगा उसको, छोड़ दीजिए, इधर उधर तनाव होने के बाद भारत और चीन के कभी बड़े युद्ध नहीं हुए। सीमा पर घटनाएं हुई हैं, मैं इससे इनकार नहीं करूँगा, और लेकिन कोई बहुत बड़ा तनाव नहीं हुआ है। और चीन एक ऐसा देश है जो ये मानकर चलता है कि किसी भी समस्या का समाधान समय कर देता है। दुख है तो समय और सुख है तो समय। इसको भारत के लोग सुनते हैं, समझते नहीं है, चीन समझता है। अब आपको बताता हूँ, 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद चीन की यात्रा पर नरेंद्र मोदी गए, और सबको ये विश्वास था कि इस बार भारत और चीन के सीमा विवाद का कोई स्थायी समाधान ढूंढ लिया जाएगा। हमको भी था, उस चीन के लोगों को भी लग रहा था। ये वहाँ जाते हैं, 20 बिलियन का ट्रेड का डील साइन होता है, तरह तरह के उनके साथ फोटोबाजी होती है, उस पर सीमा पर कोई बात नहीं होती।
उसके बाद शी जिनपिंग भारत आते हैं 1 साल बाद, उनको अहमदाबाद में मोदी जी झूले पर बिठाते हैं, जिसका लोगों ने बातें बड़ा मजाक उड़ाया गलवान के और बाद, और सारी बातें हो रही हैं, सीमा पर बात नहीं होती है। और जब अहमदाबाद में एकदम लिटरली मैं कह रहा हूँ, जब वो झूला झूल रहे होते हैं, चीन की फौज भारत में 200 किलोमीटर अंदर घुसने को तैयार हो जाती है, 20 किलोमीटर अंदर घुस जाती है और आगे बढ़ने के लिए तैयार होती है, और बहुत हल्ला करने के बाद चीन की फौज लौट कर जाती है। अब आप ये कह सकते हैं कि चीन की फौज में ऐसे कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते भारत और चीन के संबंध अच्छे हों, ये भी हो सकता है। तो ये भी हो सकता है कि शी जिनपिंग यहाँ पर आपसे फोटो खिंचवा रहे हैं, वहाँ कह रखा ये भी कर देना, इन्हें पता लगे कि दोस्ती कहाँ तक है, इसके बाद नहीं है। तो ये उन्होंने कभी आपके, जिसे हम कहते हैं ना कोर इंटरेस्ट, और जो उनके कोर इंटरेस्ट हैं, अपने कोर इंटरेस्ट पर कभी भी चीन समझौता नहीं करेगा और आपके कोर इंटरेस्ट को कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। ये उसकी पुरानी नीति है, चली आ रही है। ये नीति तो अमेरिका भी समझता है, एकदम समझता है। तो फिर भारत रशिया और चाइना के रिलेशनशिप को किस एंगल से देखेगा? वो इस एंगल से देखता है कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अगर तीनों खाली मुझे तंग करने के लिए भी जुट गए तो नाक में नकेल तो कर ही सकते हैं। हर फोरम पे अगर मेरा विरोध करने लगेंगे तो मुझे परेशानी होने लगेगी ना, तब मुझे एक नया फ्रंट खुल जाएगा। अभी तो मैं अकेले हिंदुस्तान को कोने में घेर के पीट रहा हूँ, की तरह कोई नहीं है। अब ये 2-3 और लेके आ जाएगा तो थोड़ा मुझे भी नुकसान हो सकता है ना। और जब कभी भी एक वैकल्पिक व्यवस्था दिखने लगती है तो जो उस समय का हेजेमॉन होता है या ताकतवर देश होता है, बड़ा घबराता है। उसे लगता है ये मुझे हटाने के लिए हो रहा है, हो या ना हो, लेकिन उसको बड़ा डर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी सल्तनत चली जाए। ये केवल संदेश देने की बात थी। भारत भी जानता है भारत को फायदा होगा। अब फायदा तभी होगा जब अपने अमेरिका इस बारे में गंभीरता से कुछ सोचे कि उसके हित में क्या है। अमेरिका के हित में भारत का चीन के करीब होना है या अमेरिका के करीब होना है, ये अमेरिका को निर्णय लेना है। क्योंकि भारत और चीन बहुत दूर तक, बहुत ज्यादा दूर तक दोस्त नहीं बन सकते। एक सीमा है। क्यों? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। भारत और चीन के बीच में कभी अंतर्राष्ट्रीय सीमा थी ही नहीं। अच्छा। 1949 में जब पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसे हम कहते हैं, जब बना है 1 अक्टूबर को माओ के नेतृत्व में, चेयरमैन के, तो भारत और चीन के बीच में कोई सीमा थी ही नहीं। 1950 में पूरा तिब्बत उसने लपेट लिया, भारत और चीन की सीमा खुल गई। उसके पहले सीमा हमारी थी नहीं, क्योंकि हमारी और तिब्बत की सीमा थी। बीच में इतना बड़ा बफर एरिया था जिसको बचा के रखा हुआ था ब्रिटिश एम्पायर ने कि तुम बीच में रहो, हमारे को इसमें पड़ने से बचाओ। जब उसने तिब्बत ले लिया, अचानक बात आ गई कि अरे ये तो नया खेल हो गया। और क्या कहा चीन ने? जो भी ब्रिटिश कॉलोनियल रूल ने तिब्बत के साथ ट्रीटी की थी, लैंड की, टेरिटरी की, मैकमोहन लाइन की, हम उसको नहीं मानते। हमने थोड़ी की थी, वो तो तिब्बत के पुराने राजा ने की थी, वो तो बदतमीज आदमी था, बेईमान आदमी था, हम उसको नहीं मानते, बात खत्म। वरना हमारा उनका सीमा विवाद होने का मतलब ही नहीं बनता है। यदि यूएस इंडिया का तनाव बढ़े तो क्या जापान ऑस्ट्रेलिया के साथ सप्लाई चेन नेटवर्क पार्टनरशिप इंडिया को सेफ्टी नेट पर बन सकता है? कुछ हद तक बन सकता है। अमेरिका जैसे बड़े देश का विकल्प ऑस्ट्रेलिया, जिसकी पूरी जनसंख्या अब 22-24 मिलियन भी नहीं है, कितना बड़ा बन सकता है। जापान और भारत के आपसी संबंध अभी, जो मेरा मानना है कि काफ़ी ऊंचाई पर है, सामान बेचने से बहुत ऊपर जा चुके हैं। इनका मूल्य अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में है, स्ट्रेटजिक वैल्यू का है, ट्रेड का वो नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा मैं देखता हूँ, उम्मीद है जापान से संबंध ऊपर जाने की, लेकिन केवल व्यापारिक घाटा पूरा कर देंगे वो मुझे नहीं लगता, या उसकी महत्ता उस जगह पर नहीं है। लेकिन उन दोनों के साथ भी आप अमेरिका जैसे बड़े देश के विकल्प के रूप में नहीं देख सकते। नहीं देख सकते हैं। क्या टैरिफ का असली मकसद इंडिया की एनर्जी चॉइस और ब्लॉक पॉलिटिक्स पर दबाव बनाना था? कुछ हद तक था कि भारत जो रूस से तेल खरीद रहा है, वो तेल ईयू भी खरीद रहा है, चीन भी खरीद रहा है, तो कहीं पर अमेरिका को लगता है कि भारत के एनर्जी का जो एक स्रोत बहुत बड़ा इसको मिल गया है, इसको रोकने से भारत पर दबाव बनाया जा सकता है बाकी काम कराने के लिए। अब वो नोबेल प्राइज हो, अपना ट्रेड डील हो, भारत को अपने सामने झुकाना हो, तो वो जो कहते हैं ना कि गर्दन की नस वो है कि अगर ये हम दबाएंगे तो इसका इतना नुकसान होगा कि ये बाकी काम करने को तैयार होगा। मैंने वॉर रोका, नोबेल दो, ये लाइन मीम मैग्नेट है या इसके पीछे कोई और चीज़ है? नहीं, इसके पीछे और कोई चीज़ नहीं है। ये किसी आदमी को अपनी महानता का गुमान हो जाता है कि मुझसे बड़ा महान नेता नहीं हो सकता है। और ट्रंप चुनाव जीते थे एक बार, फिर एक बार हारे थे, फिर इस बार जीते हैं, तो अब उनको ये लगने लगा है कि मेरा कोई विकल्प दुनिया में अब नहीं है।
इसलिए अब मैं जो कहूँगा दुनिया उस हिसाब से चलेगी। और जैसा मैंने पहले भी कहा, उनको नोबेल की भूख बढ़ गई है, क्योंकि कुछ अमेरिकन राष्ट्रपति को पहले मिल चुका है। उन्हें लगता है कहीं ऐसा ना हो कि इतिहास में मेरा नाम छूट जाए, इसी फिराक में वो घूम रहे हैं। लेकिन वो गलत युद्ध को देख रहे हैं, उन्हें सही युद्ध देखने चाहिए। क्वाड डील ढीला पड़ा तो इंडिया का बैकअप आर्किटेक्चर क्या G20, I2 और बिलेटरल FTAs वगैरह है? हाँ, मल्टीलैटरल, अगर ये वैसे भी क्वाड में अमेरिका की भूमिका कम है। इसमें ज़्यादातर जापान, हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा जोश दिखाते हैं। उसके अलावा भारत के पास और भी विकल्प हैं, जैसे कि कोरिया के साथ संबंध बना सकते हैं। तो बायलैटरल संबंधों को भारत को मजबूत करना होगा पहला तो। जो मैं कह रहा हूँ इसलिए कि बहुत ज़रूरी है, अगर भारत को ट्रेड और टैरिफ का नुकसान बचाना है तो उसे अमेरिका से हटकर नए बाजार ढूंढने होंगे, और वो इस तरह के देश हो सकते हैं। स्ट्रेटजिकली अगर भारत को अपने लिए और संबंध चाहिए तो उन्हें फिर से जाना पड़ेगा। अब जैसे उन्हें ढूंढना होगा कि आसियान देशों से हम और क्या कर सकते हैं। कौन कौन देश हैं ऐसे? आसियान देश जितने, थाईलैंड, इंडोनेशिया, कोरिया, जापान, सिंगापुर, ये सारे देश। यूरोपियन कंट्रीज से आप इंटरेस्ट नहीं रखते? EU से आपको दोबारा जुड़ना पड़ेगा। लेकिन EU की बहुत सारी नीतियां हैं जो अमेरिका को कभी कभी लगता है जैसे अमेरिका के पिछलग्गू बन जाते हैं। रूसी तेल को लेकर के वो काफी हिंदुस्तान से नाराज है। अरे भाई, तेल तो आप भी खरीद रहे हो, हम पर क्यों भी कर रहे हो? मतलब मैं अगर करूं तो लीला, और आप जो करें तो आप बोलने की जरूरत नहीं है। वही बात है उनकी। लेकिन भारत को अपनी जिसे कहते हैं ना, निर्भरता को जगह जगह पर बांटना होगा। किसी एक देश के भरोसे नहीं होगा। अभी भारत अमेरिका पर उससे निर्भर नहीं है व्यापार के क्षेत्र में। क्या US इंडिया का मिनी ट्रेड डील 2.0 संभव है? बिल्कुल संभव है, बिल्कुल संभव है। लेकिन जो इसमें कोर इंटरेस्ट जिस पर भारत बिल्कुल रुका हुआ है, या कोर इंटरेस्ट जिस पर अमेरिका रुका हुआ है, उनका समाधान या हो, या उनको अगले बार के लिए छोड़ दिया जाए कि जब समय आएगा तब देखेंगे, जितने में हो रहा है उतने पे कर लें। ट्रंप को पर्सनली कितना नुकसान है अगर ये डील होता है तो? वो टैरिफ 50% ले जाता है तो लोग एक धड़ा मानता है कि ट्रंप का बहुत सारा बिजनेस है हिंदुस्तान में। तो भारत उस पर टैरिफ थोड़ी लगाएगा, उसका कोई नुकसान नहीं है। वो तो दोनों हाथ में लड्डू है। वहां पे आपसे टैरिफ लगा, यहाँ पे अपना बिजनेस चला रहा है, जो कि भारत तो रेसिप्रोकेट कर नहीं रहा है, और ना टारगेट कर पाएगा उस तरह से ढूंढ के उसको। तो उसके लिए तो बहुत अच्छा है, उसके लिए फायदे ही फायदे, बहुत फायदा है। वहां भी फायदा है, यहाँ भी फायदा। हिंदुस्तान के पास अभी क्या ऑप्शंस है? पहला ऑप्शन ये है कि आप धैर्यपूर्ण कूटनीति अपनाए रखें, जो आपने रखा है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपने निर्भरता को कम करें। तीसरा ऑप्शन है कि जिन व्यापार में भारत का नुकसान होने वाला है, जैसे टेक्सटाइल पे, फार्मास्यूटिकल पर, उन पर भारत को अपने उन उत्पादकों को कुछ ना कुछ सब्सिडी देने की व्यवस्था करनी होगी। या तो क्रेडिट सब्सिडी दे, या उनको टैक्स फ्री दे, और दूसरे बाजार ढूंढे। ये तो करना ही होगा। एक वाक्य में एंड करने से पहले मैं और लेना चाहूँगा, ऑपरेशन सिंदूर और टैरिफ वार भारत के लिए दोनों में सबसे बड़ा सीख क्या है? मेक इंडिया ग्रेट अगेन। द पॉडकास्ट बिगिंस फ्रॉम वेयर? मेक इंडिया ग्रेट अगेन। सोने के खान वाले इंडिया। इसके लिए तो सबसे बड़ी जिम्मेवार कौन है? जाते जाते ये भी बता ही जाइए। देश को ग्रेट बनाने के लिए? हाँ, देश ग्रेट बनता है वहाँ के रहने वाले लोगों से। जनता से क्या सरकार से अपील बनता करेंगे? है, न सरकार से बनता है, न विदेश नीति से बनता है। चीन को माओ ने महान नहीं बनाया, चाओ एन लाई ने नहीं बनाया, चीन को महान डेंग जियाओपिंग ने नहीं बनाया, और अभी शी जिनपिंग नहीं बना रहा है। चीन को महान बनाने के पीछे उस देश के लोग हैं, जिनके अंदर ये जिजीविषा है कि हम पूरे विश्व की एकमात्र सभ्यता है जो आज तक अभिन्न रूप से चल रही है। वो भारत को भी एक अभिन्न संस्कृति नहीं मानते हैं, सभ्यता नहीं मानते हैं। वो ये मानते हैं कि जिस देश के ऊपर 800 साल मुगलों ने और 200 साल अंग्रेजों ने शासन किया हो, उस कौम की सभ्यता को हम स्वीकार नहीं करते हैं। और अगर आप थोड़ा सा इतिहास और पढ़ेंगे, 1905 जब चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन बढ़ा, उसके पहले जो 19वीं शताब्दी में 2 बार ओपीएम युद्ध हुआ ना, अफीम युद्ध हुआ, भारत से ओपीएम बनकर बेची गई। युद्ध में लड़ने वाले सारे सैनिक भारतीय थे, सारे ऑफिसर अंग्रेज थे। और जब जिन स्थानों पर ब्रिटिश फ़ौज ने कब्ज़ा किया, उस पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए सारे सिपाही हिंदुस्तानी थे, और उसमें बहुत सारे सिख थे जो उस समय की सरकारी पोशाक के हिसाब से लाल रंग की पगड़ी पहनते थे। शंघाई शहर में 19वीं शताब्दी में, 20वीं की शुरुआत में,
किसी को गाली देना होता था तो उसे रेड टर्बन कहा जाता था। तो जब कोई कौम ये मान लेती है कि मेरी जगह क्या है और वो मैं लेके रहूँगा, जो था ना स्वाधीनता मेरा जन्म अधिकार है और मैं लेके रहूँगा, ये बाल गंगाधर तिलक के बोलने से नहीं होगा। जब कौम मान लेती है कि मैं लेके रहूँगा तो वो लेके रहती है। अब वो कैसे होगा, ये सबसे जटिल प्रश्न है, उस पर एक दूसरी बार हो बात सकती करेंगे। है। जी, हम बात कर रहे थे डॉक्टर रवि दत्त बाजपेयी जी से, और आज का मुद्दा था ट्रम्प टैरिफ वॉर, जहां पे हम ग्लोबल पॉलिटिक्स और इससे जुड़े कूटनीति राजनीति का डिकोड कर रहे थे प्रोफेसर साहब। हम इनको धन्यवाद देते हैं, जोहार कहते हैं झारखंड के भाषा में वाजपेयी सर को, कि आप बहुमूल्य समय दिए, 2 घंटे से ज़्यादा का वक्त इन्होंने हम लोगों के बीच बिताया है। उम्मीद करता हूँ ये पॉडकास्ट आपके लिए रोचक होगा, ज्ञानवर्धक होगा, और हर पॉडकास्ट की भांति ये पॉडकास्ट भी आपके जीवन पे एक पॉजिटिव बदलाव लाने की कोशिश ही हमारी है। और आपके लिए अगर ये पॉडकास्ट रोचक है तो आप अपने दोस्तों को उन लोगों तक ले जाइए जिनको जानकारी चाहिए, और इस तरह के कंटेंट सुनने, पढ़ने, सीखने में मज़ा आता है। हम आप सारे लोगों की तरफ से प्रोफेसर साहब का भी बहुत सारा धन्यवाद कहते हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, इस अवसर को देने के लिए। थैंक यू सर। Money.